वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 1। यॉर्क, रात का वक्त। धोखा देना तुम्हारे खून में है। तुम फिर मुझे धोखा दोगे? एक बड़ा सा अपार्टमेंट जिसके बालकनी में खड़ी एक लड़की फोन पर किसी पर चिल्लाए जा रही थी। अचानक वो एकदम शांत हो गई और फोन के दूसरी तरफ से आती आवाज को गौर से सुनने लगी। तुम्हें वापस आना पड़ेगा आयना कपूर, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब तुम देख लो, जिस चीज की तलाश में तुम 5 साल से इंतजार कर रही हो वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मैं सब जानता हूँ। तुम आ रही हो ना? उसके सवालों के बाद ही आयना ने कॉल कट कर दिया। आयना की नजरें अभी भी सामने थीं। उसकी स्टील ब्लू आंखें बिना किसी भाव के सामने देख रही थी। अनजाने में ही उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो धीरे से बोली, सारे जख्म लेकर जहां से निकली थी अब उसी जगह वापस जाना पड़ रहा है, और बुलाने वाला भी वही है जो जख्म देने वाला है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं वापस आऊंगी। अगर सारे जख्मों को फिर से ताज़ा करने पड़े तो भी आऊंगी, बोलकर उसने अपने आंसू साफ किए और वो तुरंत अंदर चली गई। आयना सीधे अपने कमरे में गई और वो पैकिंग करने लगी। उसने तुरंत किसी को कॉल किया और कॉल पिक होते हुए बोला, विप्लव एक काम करो, इंडिया की जो सबसे पहले फ्लाइट मिले जल्दी से वो फ्लाइट बुक करो। चाहे तो बिजनेस क्लास हो चाहे तो इकोनॉमिक क्लास हो, आई डोंट केयर, मुझे आज रात की ही इंडिया की फ्लाइट चाहिए। दूसरी तरफ से विप्लव बोला, ओके मैम, हो जाएगा। ये सुनते ही आयना ने कॉल कट कर दिया। आयना ने एक बार अपने लगेज बैग की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, बस आयना कपूर, अब कमजोर नहीं पड़ना है। बोलते हुए उसने खुद को संभाला और वहीं बैठ गई। वो विप्लव के रिप्लाई का इंतजार कर रही थी कि तभी करीब 10 मिनट के अंदर उसके फ़ोन पर विप्लव का एक मैसेज आया जिसमें फ्लाइट की सारी डिटेल्स थी और फ्लाइट 3 घंटे बाद की हुई थी। आयना धीरे से बोले, आई एम कमिंग मिस्टर रिवाज बिरला। इतना बोलकर वो अपना लगेज बैग लेकर तुरंत वहां से निकल गई। आयना जैसे उस बिल्डिंग से बाहर पहुंची, उसकी नज़र सीधे विप्लव की तरफ चली गई जो कि एक गाड़ी के पास खड़ा था। आयना विप्लव के सामने जाकर बोली, गुड, तुम यहाँ पर खुद आ गए। विप्लव उसे देखकर बोला, आना पड़ा मैम, अब आपका असिस्टेंट हूँ तो काम तो करना पड़ेगा ना। आयना बिना किसी भाव के बोली, गुड फॉर यू। बोलकर वो सीधे बैक सीट पर बैठ गई। वही विप्लव ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने लगेज पीछे रख दिया था और फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 1.5 घंटे बाद आयना फ्लाइट की बिजनेस क्लास में बैठी हुई थी। वो आराम से बैठी हुई बाहर देख रही थी। आयना धीरे से बोली, 5 साल, पूरे 5 साल बाद इंडिया से किसी ने मुझे याद किया, और वो भी ऐसे बुलाने के लिए। बोलते हुए उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। फ्लाइट टेक ऑफ होते ही आयना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो कुछ सोचने लगी थी। अनजाने में ही उसके दिमाग में 5 साल पहले की एक रात घूम गई। फ्लैशबैक। 5 साल पहले आयना इंडिया में ही थी। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी, मतलब दवाएं बनाने का काम। वो अपने काम पर ध्यान देती थी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि उसके जिंदगी में कोई तूफान आने वाला था। एक रात उसे घर पहुंचने में देर हो चुकी थी और कंपनी से निकलते हुए उसे कोई गाड़ी भी नहीं मिली थी। आयना रोड पर चलते हुए बोली, गॉड, इतनी देर हो गई, पता नहीं पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। वो वैसे भी बहुत प्रोटेक्टिव है और इतने ज़्यादा लेट, प्लीज़ कोई गाड़ी मिल जाए। खुद से ही बड़बड़ाते हुए आयना बस रोड पर चले जा रही थी। वो बार बार टाइम देख रही थी। रात के 10:30 बज चुके थे। आयना का ध्यान चारों तरफ नहीं था। वो बार बार बस टाइम देखते हुए आगे चले जा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे एक गाड़ी उसे फॉलो कर रही थी। अचानक वो गाड़ी एक जगह पर आकर रुकी और उस गाड़ी से एक आदमी निकलकर सीधे आयना की तरफ बढ़ गया। इधर आयना खुद से बोली, आज लेट हो रही हूँ, अगली बार से ना पक्का 7 बजे तक ही निकल जाऊंगी। और वो अभी बोल रही थी कि तभी पीछे से उस आदमी ने सीधे आयना के मुंह पर एक रुमाल रखा। आयना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पल में उसकी आंखें भारी होने लगी और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आयना की आंखें खुली। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों की पुतलियां हिल तक नहीं रही थी। वो हिलना चाहती थी पर वो खुद भी हिल नहीं पा रही थी। उसे अपने आसपास का सराउंडिंग महसूस हो रहा था, पर वो खुद कोई महसूस नहीं कर पा रही थी। आयना ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो किसी बेड पर थी, इस बात का एहसास उसे हो चुका था। तभी अचानक कोई इंसान शायद सीधे उसके ऊपर झुका और उसके कान में भारी आवाज में बोला, वेलकम टू द हेल। ये सुनते ही आयना अंदर से जरूर कांप गई, लेकिन बाहर से तो वो कोई रिएक्शन दे नहीं सकती थी।
उस इंसान के होंठ धीरे धीरे आईना के कान को छू रहे थे। आईना की आंखें बंद थीं, वो वैसे भी अपना शरीर नहीं चला पा रही थी। वो चुपचाप उस इंसान को महसूस कर रही थी। ये छून उसे अंदर ही अंदर चुभ रही थी। वो इंसान एक बार फिर आईना के कान के पास ठहर कर बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें लापरवाही करने का, बहुत शौक है ना तुम्हें किसी की इज्जत का तमाशा बनते देखने का। एक तमाशा मैंने देखा और एक तमाशा तुम देखो, उसे महसूस करो, और वो दर्द भी। वो इंसान जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपने होठों से उसके कान को छू रहा था, वो धीरे धीरे उसे बाइट करने लगा। आईना की आंखों के कोने से लगातार आंसू बह रहे थे। वही उस इंसान की हरकतें बढ़ती चली जा रही थी। आईना के दिमाग में उस इंसान की बातें घूम रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था उसके साथ और क्यों हो रहा था। वो धीरे धीरे आईना के शरीर के हर हिस्से को छू रहा था, उसे दबा रहा था, उसे दर्द दे रहा था, उस पर अपनी जोर जबरदस्ती चला रहा था। इधर आईना हिलने की हालत में भी नहीं थी। आईना को वो दर्द महसूस हो रहा था। वो अपने शरीर के कई हिस्सों पर उस इंसान के काटने का दर्द महसूस कर सकती थी। वो सिर्फ और सिर्फ उसे दर्द दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अपना कोई बदला ले रहा हो या फिर कुछ और करना चाहता था। धीरे धीरे आईना को महसूस होने लगा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वही उस इंसान ने बेरहमी से आईना को सीधे अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल आईना को ऐसा लगा मानो उसके 1000 टुकड़े हो गए हों। उसकी आंखें बंद थीं, वो अपना शरीर हिला नहीं पा रही थी, लेकिन उसे वो दर्द महसूस हो रहा था। तभी वो इंसान वापस से आईना के कान में बोला, यू डिस्ट्रॉयड मी, आई डिस्ट्रॉयड यू। हिसाब बराबर, दर्द के बदले दर्द और इज्जत के बदले इज्जत। ये सुनते ही आईना की आंखों के कोनों से आंसू बहते हुए उसके बालों में छुपते चले गए। फ्लैशबैक एंड। आईना ने झटके से अपनी आंखें खोली। अब तक उसकी स्टील ब्लू आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, वो अभी भी फ्लाइट में थी। वो खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स आईना कपूर, जस्ट रिलैक्स। बोलते हुए उसने एक बार विंडो से बाहर देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। अगले दिन आईना कपूर, द ओनर ऑफ आईना ब्यूटी इंडिया आ चुकी थी और ये न्यूज़ किसी आग की तरह फैल चुकी थी। आईना ब्यूटी पिछले 5 सालों में द मोस्ट लीडिंग ब्यूटी ब्रांड बेस्ड इन न्यूयॉर्क। आईना जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आई, उसकी नज़र सीधे सामने चले गए और इसी के साथ उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नजर आने लगी। सामने मीडिया वालों ने भीड़ लगा रखी थी। ऐसा लग रहा था मानो कौन सी बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है या फिर कोई नेता आ रहा है। पर आईना को पता था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लोग उसके लिए आए हुए थे। वो खुद से बोली, मुझे नहीं आना इन मीडिया वालों के सामने। ऐसे ही परेशान हूँ, इन लोगों ने मुझे और परेशान करके रख देना है। बोलकर उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और फिर चारों तरफ देखने लगी। वो अभी भी एयरपोर्ट के एग्जिट के पास थी, लोगों का बाहर आना लगा हुआ था। अचानक आईना का फोन बजा। उसकी कॉल पिक करते दूसरी तरफ से विप्लव बोला, मुझे पता था ये इंडिया में ना मीडिया ऐसी हरकत करती है, इसलिए मैं पहले से ही प्रिपेयर था। आईना धीरे से बोली, व्हाट डू यू मीन बाय पहले से प्रिपेयर थे? मुझे यहाँ से निकलना है, जल्दी निकालो। मुझे नहीं पता। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, अपना चेहरा छुपाते हुए निकलिए आप। दूसरी तरफ जहाँ पर मीडिया बहुत कम हो और फिर थोड़ी दूरी पर जाए। एक गाड़ी होगी जो आपका इंतजार कर रही होगी। ओके, प्लीज बी केयरफुल। ये सुनते आईना ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना पूरा चेहरा अच्छी तरीके से कवर करके उसने अपना बैग पकड़ा और तुरंत बाहर निकली। आईना सनग्लासेस लगाए हुए थे। वो तुरंत दूसरी तरफ गई जहां पर मीडिया वाले थोड़े कम थे। वहां से होकर वो पीछे गाड़ी की तरफ गई। उसे गाड़ी का नंबर पहले से ही पता था। आईना गाड़ी के पास पहुंचकर बोली, थैंक गॉड विप्लव, बचा लिया तुमने मुझे। विप्लव मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मेरा टैलेंट है। इधर उसकी बात सुन आईना हल्का सा मुस्कुरा दी। अचानक उसका पर्स नीचे गिर गया। वो धीरे से बोली, सारी प्रॉब्लम आज ही क्यों आ रही है? बोलकर वो जैसे ही अपना पर्स लेने के लिए झुकी, तभी उसका स्कार्फ एकदम से उसके चेहरे से हट गया। आईना धीरे से बोली, नहीं, ये नहीं। बोलते हुए उसकी नज़र सीधे सामने गई। मीडिया वालों का ध्यान उसकी तरफ आने लगा था। आईना ने जल्दी से अपना पर्स उठाया और फिर तुरंत अपना बैग गाड़ी में रखकर वो सीधे गाड़ी में बैठी। वो ड्राइवर को देखकर बोली, गाड़ी चलाओ जल्दी से, और एक बार भी रुकनी नहीं चाहिए। ड्राइवर उसे देखकर बोला, ओके मैम। बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आईना एक बार बाहर देखकर बोली, जान बची मेरी। उसकी बात सुन ड्राइवर हल्का सा हंस दिया। ड्राइवर अचानक से बोला, पर मैम जाना कहाँ है?
ये सुनते ही आयना के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल गए। वो कुछ पल रुककर बोली, बिरला हाउस। ये सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े से मेंशन के बाहर थी, जिसका नाम था बिरला हाउस। आयना चुपचाप गाड़ी से उतरी, उसकी नज़रें सामने बिरला हाउस की तरफ थीं। तभी वहां गेट पर खड़ा गार्ड उसे देखकर बोला, आयना मैम। आयना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना कुछ बोले सीधे बिरला हाउस की तरफ बढ़ी। कुछ पल में वो बिरला हाउस के मेन डोर पर थी। बिरला, उसके इतना कहते ही हॉल में खड़ा रिवाज, जो कि इस वक्त अपनी सामने खड़ी लड़की से बात कर रहा था, उसकी नज़रें सीधे आयना की तरफ चली गई। रिवाज की आंखें इस वक्त आयना के चेहरे पर टिकी हुई थीं। अनजाने में ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो आयना की तरफ बढ़ते हुए बोला, आयना, तुम वापस आ गई। बोलते हुए वो आयना के सामने आकर रुका। रिवाज ने जैसे ही आयना को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी आयना 2 कदम पीछे हटकर बोली, तुम्हारे लिए वापस नहीं आई हूँ मिस्टर बिरला। यू नो वेरी वेल कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। ये सुनते ही रिवाज ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। आयना उसे देखते हुए बोली, मुझे मेरे सवालों के जवाब दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी बस। ये सुनते ही रिवाज से अब और नहीं रहा गया। उसने आयना का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम। डोंट फॉरगेट दैट आयना कपूर, आई एम योर हस्बैंड। एपिसोड 2, मुंबई, इंडिया। बिरला हाउस। आयना और रिवाज एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। रिवाज ने आयना का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वहीं थोड़ी दूरी पर वो लड़की खड़ी थी जिससे रिवाज बात कर रहा था। आयना धीरे से बोली, क्या बोला तुमने? हस्बैंड? शर्म नहीं आती तुम्हें खुद को मेरा हस्बैंड बोलते हुए? रिवाज उसे घूरते हुए बोला, और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने हस्बैंड से ऐसी बकवास करते हुए? आयना कपूर, यू आर माई वाइफ, लीगल वेडिड वाइफ। झुठलाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारे झुठलाने से सच नहीं बदलेगा। आयना बिना किसी भाव के बोली, लीव माई हैंड राइट नाउ। रिवाज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नेवर। ये सुनते ही आयना ने एकदम से रिवाज को धक्का दिया, जिससे रिवाज की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। तभी आयना ने अपना हाथ छुड़ाया और चिल्ला कर बोली, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हस्बैंड वाइफ खेलने नहीं आई हूँ मिस्टर रिवाज बिरला। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच जानने आई हूँ, वो सच जिसके लिए तुमने मुझे कॉल करके बुलाया। मुझे बताओ कि। रिवाज बीच में बोला, नहीं बताऊंगा, इतनी आसानी से क्यों बताऊं मैं तुम्हें। ये सुनते ही आयना ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो एकदम से रिवाज का कॉलर पकड़ कर बोली, यू नो वॉट, आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू। उसकी बात का रिवाज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप आयना की स्टील ब्लू आइज में देख रहा था। अचानक वो लड़की जो अब तक शांत खड़ी थी, आगे आते हुए बोली, मिस कपूर एक बार मेरी बात सुनिए। आयना एकदम से उसे देखकर बोली, जस्ट शट अप। कौन हो तुम जो मैं तुम्हारी बात सुनूं? मैं यहाँ पर मिस्टर रिवाज बिरला से बात करने आई हूँ, तो उसके अलावा मैं किसी और की बात नहीं सुनूंगी। इस घर के किसी भी इंसान पर मुझे भरोसा नहीं और तुम जैसों पर तो बिल्कुल नहीं। रिवाज गहरी सांस लेकर बोला, आयना तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरी बीवी बनकर। आयना चिल्ला कर बोली, क्या मजाक है? नहीं रहूंगी मतलब नहीं रहूंगी, सुन लिया। और अगर इतनी ही नीड है तो उस लड़की के साथ पूरी करो जो यहाँ पर है, जिससे तुम्हारे घरवाले शायद तुम्हारी शादी करना चाहते हो, राइट? उसकी बात पर रिवाज की नजरें अनजाने में ही उस लड़की पर चली गईं। वहीं उस लड़की ने चुपचाप अपना सर झुका लिया था। आयना ने कुछ पल रिवाज को देखा और वो गुस्से में वहां से निकल गई। बाहर आते हुए वो खुद से बोली, आना ही नहीं चाहिए था मुझे यहाँ पर। कैसे सोच लिया मैंने कि ये रिवाज बिरला, जिसने मुझे यहाँ बुलाया था, वो सच बताएगा। बोलते हुए सीधे अपनी गाड़ी के पास गई और बैठ गई। तभी ड्राइवर उसे देखकर बोला, मैडम आप ठीक हो? कुछ हुआ क्या अंदर? आयना कुछ पल रुककर बोली, कुछ भी नहीं हुआ। एक काम करो, बांद्रा में मेरा एक अपार्टमेंट है, वहां ले चलो। उसके इतना कहते ही ड्राइवर ने फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। आयना ने सीधे विप्लव को कॉल किया और कॉल पिक होते ही बोली, विप्लव यू हैव टू कम टू इंडिया। तुम्हें इंडिया आना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ से विप्लव बोला, मैडम आपकी आवाज़ ऐसी क्यों है? मैं इंडिया आ जाऊंगा, लेकिन आर यू ओके? आयना कुछ पल रुककर बोली, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सुन लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन अब आई हूँ तो अब पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि अब मुझे पता है कि। इतना बोलते ही वो रुक गई। आयना ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ
एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके साथ एक फैक्ट्री अटैच थी। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, इंडिया की नंबर 1 लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने पूरी एशिया में तहलका मचाया हुआ था। और ये आज का हाल था। इस फार्मास्यूटिकल कंपनी की फैक्ट्री में एक आदमी था जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, हाथों पर ग्लव्स थे। उसने अपने कपड़ों के ऊपर एक सफ़ेद रंग का कोट पहना हुआ था। साथ ही वो अपने सामने कुछ केमिकल्स को मिक्स करने में लगा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आई, सरकार। ये सुनते ही उस आदमी ने अपनी नज़रें उठाकर उस आदमी को देखा। उसकी चॉकलेट आइज बिल्कुल इमोशनलेस थी। ऐसा लग रहा था मानो वो आंखें कभी इमोशन के लिए बनी ही नहीं थी। वही वो सामने खड़ा आदमी बोला, सरकार, वो गवर्नमेंट से हमारा टेंडर पास हो चुका है। अब हम आगे के टेस्टिंग ह्यूमन बीइंग्स पर भी कर सकते हैं। वो मास्क वाला आदमी अपना मास्क हटाते हुए बोला, एक काम करो मल्हार, कुछ लोगों को अपॉइंट करो और हॉस्पिटल के साथ कनेक्शन देखो कि कौन सा हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है। मल्हार कुछ पल रुककर बोला, ठीक है सरकार, मैं ये चीज़ देखता हूँ। वो घर से कॉल आया था आपके। ये सुनते ही सरकार के हाथ एकदम से ठहर गए। उसने अपनी चॉकलेट आंखों से मल्हार को देखा, मानो उसके बोलने का इंतजार कर रहा हो। मल्हार जल्दी से बोला, तबीयत थोड़ी खराब थी उनकी, इसीलिए आप एक बार जाकर मिल लेते। उसकी बात का सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सफ़ेद कोट निकालकर साइड में रखा, जिसके ऊपर एक बैच लगा हुआ था, और उस बैच पर एक नाम लिखा था जो था पूर्वांश सरकार। मल्हार अभी भी पूर्वांश के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी पूर्वांश उसे देखकर बोला, व्हाट? मल्हार धीरे से बोला, सरकार वो। पूर्वांश बीच में ही बोला, चला जाऊंगा मैं, अभी जाकर काम पर ध्यान दो। उसके इतना कहते ही मल्हार तुरंत वहां से चला गया। इधर पूर्वांश सीधे फैक्ट्री से निकलकर बिल्डिंग में गया और वो डायरेक्ट अपने केबिन में गया। वहां जाकर उसने अपना फ़ोन उठाकर किसी को मैसेज किया और खुद से बोला, जबरदस्ती की जिम्मेदारियां और जबरदस्ती के वादे यही निभाना पड़ रहा है। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी पूर्वांश की नज़र वहां पर लगे हुए एक डेकोरेटिव मिरर पर गई। पूर्वांश ने कुछ पल खुद को देखा। चॉकलेट आंखें, ओलिव स्किन, लगभग 6'3" की हाइट, एक मॉडल जैसी बॉडी, देखने में बेहद हैंडसम। ये थे मिस्टर पूर्वांश सरकार, हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल्स के इकलौते ओनर। दवाइयाँ बनाना इनका काम ही नहीं, इनका शौक था। और अगर उनके शौक के बीच किसी ने अपनी नज़र भी लगाने की कोशिश की तो नज़रें बचती नहीं थी, और ये पूर्वांश की आदत थी। पूर्वांश ने कुछ पल खुद को देखा और धीमी सी आवाज में बोला, आई नो आई एम द बेस्ट। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। थोड़ी देर बाद उसने अपना फ़ोन चेक किया और फिर अपना फ़ोन लेकर तुरंत वहां से निकल गया। करीब 1 घंटे बाद पूर्वांश एक विला के बाहर था, जिसके बाहर सरकार विला का बोर्ड लगा हुआ था। उसकी गाड़ी सीधे विला के अंदर गई। पूर्वांश अपनी गाड़ी से उतरा और तभी ड्राइवर उसके पास आकर बोला, सरकार वो। पूर्वांश बीच में ही बोला, हो जाएगा और छुट्टी भी मिल जाएगी, बस डोंट यू डेयर टू टच मी। ये सुनते ही ड्राइवर ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। पूर्वांश ने एक नज़र ड्राइवर को देखा और वो सीधे अंदर चला गया। अंदर आते ही पूर्वांश जोर से चिल्लाया, माधुरी। उसके इतना कहते ही करीब 30 साल की औरत वहां पर आई। उसका नाम माधुरी था। पूर्वांश उसे देखकर बोला, व्हाट? शक्ल दिखाने के लिए बुलाया है मैंने तुम्हें। कहाँ पर है वो? माधुरी धीरे से बोली, सरकार, कमरे में। उसकी बात का पूर्वांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए एक बेडरूम की तरफ चला गया। अंदर जाते ही पूर्वांश की नज़र बेड पर गई, जिस पर करीब 5 साल का बच्चा, एक लड़का, आराम से आंखें बंद करके सो रहा था। अब तक माधुरी भी वहां पर आ चुकी थी। पूर्वांश बिना किसी भाव के बोला, क्या है, सो रहा है ये? फिर ये क्यों बोला कि बीमार है? माधुरी जल्दी से बोली, सरकार बीमार है, मैंने अभी सुलाया है उसे दवाई देकर, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। पूर्वांश इरिटेट होकर बोला, तो डॉक्टर की कमी हो चुकी है यहाँ पर, या फिर तुम्हारे पास डॉक्टर का नंबर नहीं है? ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे परेशान करना जरूरी है क्या? माधुरी, तुम्हें रखा किस लिए है मैंने? माधुरी सर झुकाए चुपचाप पूर्वांश की बातें सुन रही थी। पूर्वांश एक नज़र बच्चे को देखकर बोला, ठीक होता है तो ठीक करो और मुझे परेशान मत करो। काम की कमी नहीं है मेरे पास और ऐसी फालतू चीज़ों का वक्त नहीं है मेरे पास। बोलकर वो वहां से निकल गया। तभी माधुरी एकदम से पूर्वांश को देखकर बोली, सरकार, एक बार बात कर लेते। ये सुनते ही पूर्वांश के कदम रुक गए। उसने मुड़कर माधुरी को देखा। तभी माधुरी धीरे से बोली, सॉरी पूर्वांश।
बिना किसी भाव के पूर्वांश बोला, बच्चे नहीं पसंद मुझे, फिर चाहे किसी के भी हों। आई डोंट केयर बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही माधुरी तुरंत अंदर चली गई। वो चुपचाप बच्चे के पास बैठ गई। धीरे धीरे बच्चे ने अपनी आंखें खोली। तभी माधुरी बोली, पर्व बेटा आराम से। पर्व धीरे से बोला, आंटी डैड आए थे ना। माधुरी कुछ पल रुककर बोली, नहीं, वो नहीं आए थे। और पता है ना वो काम करते हैं, वो कहाँ से आएंगे। पर्व उसे देखते हुए बोला, आप झूठ बोल रही हो, मैंने अभी उनकी आवाज़ सुनी थी, मुझे पता है वो आए थे। माधुरी ने बिना कुछ बोले पर्व को अपने सीने से लगा लिया। वही पर्व अब बिल्कुल शांत हो चुका था। रात का वक्त। आयना इस वक्त अपने बांद्रा वाले अपार्टमेंट में थी। वो चुपचाप बालकनी में खड़ी सामने देख रही थी। इस वक्त उसकी स्टील ब्लू आंखें बिल्कुल मुरझाई हुई थी, हल्की लाल थी, मानो वो काफी देर तक रोई हो। आयना खुद से बोली, इतने सालों तक ये लग रहा था कि तुम हो ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मैं बस जी रही हूँ, कुछ नहीं बचा। पर अब पता चल रहा है कि तुम हो। पर इतना बोलते ही वो रुक गई। आयना खुद को संभालते हुए अंदर गई। वो सीधे बेडरूम में गई। उसने अपना बैग खोला। अपने बैग में कुछ ढूंढते हुए उसकी नज़र एक चीज़ पर गई और वो चुपचाप जमीन पर बैठ गई। आयना के हाथ में इस वक्त एक सोनोग्राफी टेस्ट था। अनजाने में ही उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो धीरे से बोली, बहुत याद आती है तुम्हारी, कहाँ हो तुम। अब और डेस्परेट हो चुकी हूँ मैं तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। प्लीज़ एक बार मिल जाओ, मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगी, माय बेबी प्लीज़। बोलते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी नज़रें उस सोनोग्राफी टेस्ट से हटने को तैयार नहीं थीं। वो उस टेस्ट में अपने बच्चे को देख रही थी। आयना इन्हीं सारी चीज़ों में लगी हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैडम मैं कल सुबह तक मुंबई पहुंच जाऊंगा, आप तब तक अपना ख्याल रखना। आयना धीरे से बोली, विप्लव माय बेबी प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दिला दो प्लीज़। वो रिवाज बिरला, वो मुझे बताने को तैयार नहीं। उसने मुझे यहाँ पर बुला लिया और फिर से इन सारी चीज़ों में घसीट लिया। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, मैं आ रहा हूँ, तब तक आप खुद को संभालो मैडम, प्लीज़ थोड़ा सा और। आयना ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभालते हुए वो सोनोग्राफी टेस्ट वापस अपने बैग में रख लिया। आयना खुद से बोली, कंट्रोल आयना कपूर, यू आर नॉट वीक। आयना कपूर आज इतनी स्ट्रांग है कि वो इंसान को उसका आईना दिखा सकती है, बस कमजोर नहीं पड़ना। बोलकर वो तुरंत बेडरूम से बाहर निकल गई। ठीक उसी वक्त अपार्टमेंट की डोर बेल बजी। आयना खुद से बोली, इस वक्त कौन होगा। उसने सीधे जाकर दरवाजा खोला और सामने देखते ही आयना की आंखें हैरानी से फैल गई। एपिसोड 3 मुंबई इंडिया। रात का वक्त। आयना ने जैसे ही अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, वो सामने हैरानी से देखने लगी क्योंकि उसके सामने रिवाज बिरला खड़ा था। आयना हैरानी से बोली, मिस्टर बिरला तुम, व्हाट द हेल, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। रिवाज बिना किसी भाव के बोला, डू यू रियली थिंक मिस आयना कपूर तुम कहीं पर भी रहोगी और मुझसे बच जाओगी। सच में तुम्हें ऐसा लगता है। बोलते हुए उसने अपने कदम आयना की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। आयना अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मिस्टर बिरला प्लीज स्टॉप इट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे घर से अभी के अभी निकलो। इससे आगे आयना कुछ बोल पाती कि रिवाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया और उसने दूसरे हाथ से अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। आयना की नज़र एक बार दरवाजे की तरफ गई और फिर वो वापस अपनी स्टील ब्लू आंखों से रिवाज को देखने लगी। रिवाज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, 5 साल, पूरे 5 साल और 15 दिन इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। अब जाकर तुम मेरे सामने आई हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। आयना तुम मेरे साथ हमारे घर जाओगी, भूलो मत कि बीवी हो तुम मेरी। आयना एकदम से उसे धक्का देकर बोली, आई एम नॉट योर वाइफ मिस्टर रिवाज बिरला। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी और मुझे तुम्हारी बीवी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिवाज ने कुछ पल आयना को देखा और अचानक से बोला, जिस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया, जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर आई हो, माय वाइफ। उसकी बात सुन आयना ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। रिवाज तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम सोचो आयना कि तुम्हें क्या करना है। बोलते हुए रिवाज आराम से आयना के चारों तरफ घूमने लगा। आयना चुपचाप खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी रिवाज एकदम से उसके पीछे रुका और हल्का सा आगे बढ़कर उसके कान में बोला, टाइम निकल रहा है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा फुर्सत से।
तुम्हें उस तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। आफ्टर ऑल, हमारी शादी तो अभी भी वैलिड है, राइट? ये सुनते ही आयना ने एकदम से मुड़कर रिवाज को देखा। तभी रिवाज ने उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आयना 2 कदम पीछे हटकर बोली, डोंट यू डेयर टच मी। रिवाज एकदम से रुक गया। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें छूने के लिए तो पूरी जिंदगी है। फिलहाल तो मुझे तुम्हें अपने बेडरूम तक पहुंचाना है ना। आयना धीरे से बोली, आई कांट बिलीव कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान पर भरोसा हुआ था एक पल के लिए। कितने बुरे हो तुम रिवाज बिरला, शर्म भी नहीं आती? जानते हो कि मैं क्या फील कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिवाज बीच में ही बोला, बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, टाइम निकल रहा है आयना। अगर तुमने 2 मिनट के अंदर अपना फैसला नहीं किया तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। बोलकर वो सीधे गेट की तरफ बढ़ गया। रिवाज गेट से टिककर खड़ा था और आयना को देख रहा था। वहीं आयना के दिमाग में इस वक्त हजारों चीजें चल रही थीं। आयना अचानक से बोली, डाइवोर्स। ये सुनते ही रिवाज एकदम से उसकी तरफ देखने लगा। उसके एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगे थे। आयना रिवाज की आंखों में देखकर बोली, आई वॉन्ट डाइवोर्स। तलाक चाहिए मुझे तुमसे और तुम मुझे डाइवोर्स दोगे। रिवाज उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, नेवर, नहीं देने वाला मैं तुम्हें डाइवोर्स। और तुम? आयना बीच में बोली, तुम्हें डाइवोर्स लेना पड़ेगा रिवाज, और तुम मुझे बताओगे जिस वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है ना, तुम मुझे उसके बारे में भी बताओगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वापस चली जाऊंगी। ये सुनते ही रिवाज एकदम से रुक गया और वो चुपचाप आयना की आंखों में देखने लगा। आयना गहरी सांस लेकर बोली, मैंने जो खो दिया है, मैं उसके बिना तो रह रही हूँ, पर अगर मैं वापस चली जाऊंगी तो कुछ नहीं हो सकता, तुम समझ रहे हो। तुम्हारी फैमिली वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती है ना रिवाज? तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें मेरे पीछे नहीं आने देगी। तब तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या करना है। रिवाज कुछ पल रुककर बोला, चैलेंज कर रही हो? 48 घंटे के अंदर तुम मेरे बेडरूम में मिलोगी। बाय मिस आयना कपूर। बोलकर वो गुस्से में वहां से निकल गया। उसके जाते ही आयना ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोली, विप्लव, जल्दी से आओ, मुझसे अकेले हैंडल नहीं होगा, सबसे पहले मुझे उसे ढूंढना है। रिवाज पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे पता चल चुका है कि वो जिंदा है, बस अब मुझे उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना है। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अगला दिन, आयना इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। विप्लव आने वाला था और उससे पहले उसे मॉल जाना था कुछ सामान लेने के लिए। वो यहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन उसके पास खाने पीने की चीजें नहीं थीं और उसे कुछ और भी चीजें लेनी थी, इसलिए उसने मॉल जाने का फैसला किया था। आयना खुद से बोली, रिलैक्स मिस कपूर, यू आर आयना कपूर। आयना जो हर किसी को आईना दिखाती है, तो फिर खुद को परेशान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना बोलकर उसने अपना पर्स और फोन उठाया, फिर तुरंत अपार्टमेंट से निकल गई। थोड़ी देर बाद आयना एक मॉल के बाहर थी। उसने एक बार अपना फोन चेक किया और सीधे अंदर चली गई। आयना बिना आसपास ध्यान दिए अंदर जा रही थी कि अचानक वो किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वो नीचे गिर पाती, सामने वाले इंसान ने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया। आयना की नजरें सीधे अपने सामने खड़े इंसान की तरफ चली गईं। उसकी स्टील ब्लू आंखें चॉकलेट आंखों से जा टकराईं। आयना चुपचाप उन चॉकलेट आंखों में देख रही थी। तभी अचानक उस इंसान ने झटके से आयना को छोड़ दिया। अगले पल आयना नीचे गिर गई। वो चिल्लाकर बोली, व्हाट द फच। बोलते हुए वो अपनी कमर से उठने की कोशिश कर रही थी और सामने खड़े पूर्वांश सरकार को देख रही थी। पूर्वांश ने बिना कुछ बोले अपना रुमाल निकाला और चुपचाप अपना हाथ साफ करने लगा जिससे उसने आयना को पकड़ा था। आयना धीरे से बोली, ब्लडी हेल्प। इतना बोलकर वो एकदम से खड़ी हो गई। पूर्वांश अभी भी शांत था और चुपचाप अपना हाथ साफ कर रहा था, मानो उसने किसी गंदी चीज को छू लिया हो। आयना गुस्से में बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। इसके बाद भी पूर्वांश ने कोई जवाब नहीं दिया। आयना एकदम से उसके सामने चुटकी बजाकर बोली, सुनाई नहीं देता क्या बहरे हो। अब जाकर पूर्वांश ने अपनी नजर आयना की तरफ की। उसने एक बार अपनी चॉकलेट आंखों से आयना को ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी सी आवाज में बोला, डर्टी। उसकी बात सुन आयना ने एकदम से खुद को देखा। उसने अच्छे खासे कपड़े पहने थे, फिर डर्टी किस बात की। आयना एकदम से उसे देखकर बोली, ओ हेलो मिस्टर, कौन सी दुनिया में हो। एक तो तुम मुझसे टकराए, ऊपर से मुझे नीचे गिराया और अब हाथ ऐसे साफ कर रहे हो जैसे तुमने क्या ही छू लिया। इंसानों हूं मैं, कोई कचरा नहीं हूं। पूर्वांश कुछ पल रुककर बोला, बट आई फाउंड यू। ऐसा कचरा समझ में आ गया।
बोलकर वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गया। तभी आयना ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर पूर्वांश ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, जो आयना ने नोटिस नहीं किया। आयना एकदम से उसके सामने आकर बोली, सुनो मिस्टर रईसजादे, समझते क्या तुम खुद को कुछ भी करोगे क्या? एक तो वो अभी बोल रही थी कि तभी पूर्वांश ने एकदम से अपना हाथ छुड़ाया और अगले ही पल आयना का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। आयना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पूर्वांश आयना के चेहरे को देखते हुए बोला, अगली बार अपनी हद में रहना, पापा की परी वाली हरकतें मत करो, देख कर चलो, तुम खुद नहीं देख रही थी और सवाल मुझ पर खड़े कर रही हो। और एक बात, किसी अनजान को ऐसे मुंह उठाकर हाथ लगाने की कोशिश मत किया करो विद योर फिल्थी हैंड्स। बोलकर उसने झटके से आयना को छोड़ दिया। आयना धीरे से बोली, फिल्थी। पूर्वांश ने अपना ब्लेजर सही किया और आयना को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा। तभी आयना एकदम से उसकी तरफ मुड़कर बोली, हेलो मिस्टर रईसजादे, सुनो। उसके इतना कहते ही पूर्वांश के कदम रुक गए। उसने एक बार मुड़कर आयना की तरफ देखा और अपनी नजरें चारों तरफ घुमाईं। सबकी नजरें उन दोनों की तरफ थीं और ये बात पूर्वांश को अच्छी नहीं लग रही थी। आयना पूर्वांश को घूरते हुए तेज आवाज में बोली, पहली बात, लड़कियों से कैसे बात करते हैं उसकी तमीज और तहजीब सीख लो। और अगर नहीं आती तो बता दो, मैं सिखा दूंगी। ऐसे सरेआम बदतमीजी करके ना अपनी एजुकेशन और अपना मेंटल लेवल सबको मत दिखाओ। बोलकर वो गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाते ही पूर्वांश ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे अपने ऊपर लोगों की नज़र साफ महसूस हो रही थी। तभी मल्हार वहां आकर बोला, सरकार व्हाट हैपेंड? इज एवरीथिंग ऑल राइट? आप यहाँ पर? पूर्वांश बीच में ही बोला, वो लड़की बेबी ब्लू ड्रेस, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। ब्लडी गर्ल, इसकी वजह से पूर्वांश सरकार का तमाशा बना है। आई विल नॉट लीव हर। बोलकर वो गुस्से में वहां से निकल गया। मल्हार खुद से बोला, कौन थी ये? इसे पता भी है कि कितनी बड़ी मुसीबत ले ली इसने अपने सिर पर। पूर्वांश सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें मायने रखती हैं और उनमें सबसे ऊपर उनकी खुद की इज्जत है। अगर रेपुटेशन पर बात आएगी तो सामने वाले की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा देंगे। बोलकर उसने किसी को मैसेज किया और फिर दूर से ही आयना की एक फोटो लेकर वहां से निकल गया। उधर आयना खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, समझता क्या है खुद को? एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब से मैं मुंबई आई हूँ मुझे ऐसे लोग मिल क्यों रहे हैं? एक वो मेरा जबरदस्ती का बना हुआ पति और दूसरी तरफ ये। आयना खुद से बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी कि तभी उसके पैर के पास एक बॉल आकर गिरी। आयना ने एक बार उस बॉल को देखा और फिर सामने देखा। सामने किड्स प्ले एरिया था। वहीं गेट पर एक बच्चा खड़ा था, करीब 5 साल का बच्चा, जो चुपचाप उसे देख रहा था और कभी बॉल को। आयना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आपका? बच्चे ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया। आयना बॉल उठाकर उस बच्चे की तरफ बढ़ गई। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बोली, तो ये लो आपकी बॉल। और आप अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? मम्मा कहाँ है आपकी? बच्चे ने बिना कुछ बोले वो बॉल ले ली, पर उसने आयना के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी एक औरत वहां पर आकर बोली, पर बेटा मैंने मना किया है ना ऐसे जाने के लिए, अभी कहीं खो जाते तो। आयना एकदम से उस औरत को देखकर बोली, आप इसकी माँ हैं? वो औरत मुस्कुरा कर बोली, नहीं माँ नहीं हूँ, नानी हूँ। माधुरी नाम है मेरा। थैंक यू, आपने इसे बाहर नहीं जाने दिया। अगर ये बॉल के चक्कर में बाहर चला जाता तो फिर गड़बड़ हो जाती। आयना कुछ पल रुककर बोली, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है और मैं संभाल लेती इसे। बोलकर उसने पर्व के सर पर हाथ फेरा। तभी पर्व धीरे से बोला, बॉल चाहिए? माधुरी जल्दी से बोली, तो आप अंदर आओ बेटा, बॉल मिल जाएगी और जो भी लेना है आप ले लो। आयना अचानक से बोली, मैं कुछ दिला सकती हूँ क्या इसे? प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी, मना मत करना। माधुरी कुछ पल रुककर बोली, ओके, वैसे आपका नाम? आयना खड़ी होकर बोली, आयना कपूर। माधुरी कुछ सोचते हुए बोली, नाम बड़ा सुना सुना सा लग रहा है, मैंने कहीं पर ये नाम सुना है और शायद आपको देखा भी है। आयना धीरे से बोली, आयना ब्यूटी का नाम सुना होगा आपने शायद, मैं उसकी ओनर आयना कपूर। माधुरी एक्साइटमेंट से बोली, सच में? आप तो सेलिब्रिटी निकली। अच्छा, अब मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आपको पर्व के लिए जो भी लेना है आप ले सकती हैं। उसकी बात सुनकर आयना मुस्कुरा दी और सीधे अंदर चली गई। वो पर्व के लिए कुछ ढूंढते हुए इधर उधर देख रही थी, तभी उसकी नज़र एक जगह पर ठहर गई। आयना चुपचाप एक डॉक्टर की किट को देख रही थी। पता नहीं क्यों उसकी नज़र उससे हट नहीं रही थी। आयना धीरे से बोली,
पर्व बेटा, आपको डॉक्टर डॉक्टर खेलने में मजा आता है। ये सुनकर पर्व की आंखें चमकने लगी। उसने एकदम से आईना की 2 उंगलियां पकड़ ली। आईना की नज़र पर्व के चेहरे पर गई, जो एक्साइटमेंट से अपनी आंखों में उम्मीद लिए उसे देख रहा था। आईना मुस्कुराकर बोली, समझ गई, आपको डॉक्टर खेलना पसंद है। और उसने वो डॉक्टर वाली किट ले ली। वो माधुरी की तरफ मुड़कर बोली, वैसे माधुरी जी, पर्व के पेरेंट्स कहाँ पर हैं? माधुरी कुछ पल रुक कर बोली, माँ नहीं है उसकी। उसके सिर्फ और सिर्फ पापा हैं, सरकार, मतलब पूर्वांश सरकार। आईना कुछ पल रुक कर बोली, पूर्वांश सरकार। बोलते हुए वो कुछ सोचने लगी। एपिसोड 4, मुंबई इंडिया, शॉपिंग मॉल में। आईना के दिमाग में इस वक्त एक ही नाम चल रहा था और वो था पूर्वांश सरकार। तभी माधुरी उससे बोली, क्या हुआ, आप ठीक हैं? बस ये नाम जरा कहीं सुना सुना लग रहा है। माधुरी मुस्कुराते हुए बोली, सुना होगा आपने मिस कपूर, पूर्वांश सरकार कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल के इकलौते मालिक हैं, अपने दम पर खड़ा किया उन्होंने। और उससे भी बड़ी बात, दवाइयों के महारथी हैं, या फिर कह लीजिए कि दवाइयों के आइंस्टीन। कुछ ऐसे ही हाल है उनकी दवाइयों के बारे में। ये सुनते ही आईना के दिमाग में एक साथ कई यादें चलने लगी थीं। 5 साल पहले की कुछ यादें जो उसके दिमाग में एक बार फिर से ताज़ा होने लगी थीं। वो सारी चीज़ें दवाइयों से ही तो जुड़ी हुई थीं और सारी चीज़ें दवाइयों पर ही खत्म हो चुकी थीं। आईना अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी पर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी छुअन से ही आईना होश में आई। उसने पर्व को देखा, जो अपनी मासूम नज़रों से उसे देख रहा था। आईना उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बोली, तो बताए, कुछ कहना चाहेंगे आप मुझसे? पर्व कुछ पल रुक कर बोला, मैं आपको क्या बुलाऊं? आईना हल्का सा मुस्कुराकर बोली, जो भी आपका मन करे। क्या मन कर रहा है आपको बोलने का? पर्व कंफ्यूजन से बोला, कुछ भी नहीं। मैं माधुरी आंटी को भी बोलता हूँ, तो मैं आपको आंटी बुलाऊं? आईना उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, ठीक है, तो अब मैं आपकी आईना आंटी खुश। उसकी बात सुनकर पर्व के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। माधुरी धीरे से बोली, कमाल है, पहली बार पर्व किसी के साथ इतना मुस्कुरा रहा है या फिर बात कर रहा है, वरना करता नहीं है ये। आईना उसे देखकर बोली, पर करना चाहिए माधुरी जी। बच्चा है, अगर इन्वॉल्व नहीं होगा, बातें नहीं करेगा तो फिर ग्रोथ कैसे होगी इसकी? माधुरी की मुस्कुराहट हल्की सी फीकी पड़ गई। वो कुछ पल रुककर बोली, मिस कपूर, हर बच्चे की किस्मत ऐसी नहीं होती। आईना कुछ बोलने को हुई कि तभी माधुरी का फोन बजा। वो एक बार अपना फोन देखकर बोली, मिस कपूर, मुझे जाना होगा, लगता है सरकार इंतजार कर रहे हैं। पर्व बेटा, चलिए, बोलकर माधुरी ने पर्व का हाथ पकड़ लिया। आईना अभी भी घुटनों के बल बैठी हुई थी। पर्व ने उसकी उंगलियां अपनी मुट्ठी में भर रखी थीं। पर्व धीरे से बोला, आप मिलोगी मुझे? आईना मुस्कुराकर बोली, अगर किस्मत चाहेगी तो हम दोबारा मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, जब आपकी आईना आंटी आपको वापस मिलेंगी तो आपको ढेर सारे खिलौने देंगी और फिर हम मस्ती करेंगे। माधुरी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी और फिर वो पर्व को लेकर वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गई। धीरे धीरे पर्व और आईना का हाथ छूटता चला गया और कुछ पल में वे दोनों शोरूम से निकल गए। आईना अभी भी घुटनों के बल बैठी हुई थी और जाते हुए पर्व को देख रही थी। आईना धीरे से बोली, अजीब किस्मत है मेरी, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है और जहाँ कुछ है नहीं, वहीं पर नजरें कुछ तलाशने की कोशिश कर रही हैं। क्या भगवान जी, कौन सी एक्सपायर्ड इंक से आपने मेरी किस्मत लिख दी जो सब कुछ खराब है? बोलते हुए वो खड़ी हो गई। इधर पूर्वांश अपनी गाड़ी में बैक सीट पर बैठा हुआ था। ड्राइवर की हालत खराब हो रही थी क्योंकि अभी तक माधुरी पर्व को लेकर नहीं आई थी और उसकी वजह से पूर्वांश का दिमाग खराब हो रहा था। पूर्वांश अचानक से बोला, गाड़ी स्टार्ट करो, जिन्हें आना होगा वो आएंगे और जिन्हें नहीं आना होगा वो भाड़ में जाएंगे, आई डोंट केयर। ड्राइवर जैसे कुछ बोलने को हुआ तभी माधुरी पर्व को लेकर वहां आ चुकी थी। वो सीधे पैसेंजर सीट पर बैठी, वहीं पर्व पीछे पूर्वांश के साथ बैक सीट पर बैठ गया। पूर्वांश ने एक नज़र भी पर्व को नहीं देखा, वो बस अपने फोन पर कुछ करने लगा। वही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। माधुरी पूर्वांश को देखकर बोली, सरकार सॉरी, थोड़ी देर हो गई। वो एक्चुअली कोई मिल गया था। पूर्वांश अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, माधुरी कोई मिल गया कोई नहीं मिल गया, आई डोंट केयर अबाउट इट। मेरा टाइम की बहुत वैल्यू है, तुम्हारे लिए, फिर इस लड़के के लिए मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। अगली बार ना मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, लेकर आ जाना इसे, वरना घर में पड़े रहो, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। पूर्वांश की ऐसी बातें सुनकर माधुरी को खुद बुरा लग रहा था। उसने एक बार पर्व को देखा,
जो सर झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। वो मन में बोली, जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो पता नहीं इस बच्चे की क्या हालत हो रही होगी। पूर्वांश अभी भी अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था कि अचानक उसके दिमाग में आईना का ख्याल आ गया। वो वापस अपने उस हाथ को देखने लगा जिससे उसने आईना को छुआ था। वो मन में बोला, फिल्थी वुमन। रात का वक्त। आईना इस वक्त अपने अपार्टमेंट में बैठी हुई थी और वही विप्लव उसके सामने बैठा था। वो अब तक यहाँ पर आ चुका था। विप्लव आईना को देखते हुए बोला, मैडम आपने मुझे यहाँ पर बुला लिया लेकिन न्यूयॉर्क में वो सब काम हैंडल करने के लिए मॉनिटर करना जरूरी था, इसलिए मैंने किसी को हायर किया है। आईना कुछ पल रुककर बोली, इट्स ओके। वैसे भी हम मुंबई में नया सेंटर खोलने वाले थे, तो इट्स ओके। एक आईना बुटीक यहाँ पर भी खुलेगा। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, मैडम आप ठीक हो? उसकी बात सुन आईना चुपचाप अपनी स्टील ब्लू आंखों से उसे देखने लगी। विप्लव कुछ सोचते हुए बोला, मुझे पता है कि मिस्टर रिवाज बिरला ने आपको यहाँ पर बुलाया है। आपका डिवोर्स हो चुका उनसे। आईना गहरी सांस लेकर बोली, यही तो प्रॉब्लम है, डिवोर्स होकर भी नहीं हुआ है। ये सुनकर विप्लव सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। विप्लव को आईना के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन कोई भी बात उसे पूरी तरीके से नहीं पता थी। जैसे रिवाज और उसकी शादी के बारे में उसे नहीं पता था कि उनका डिवोर्स कैसे हुआ भी है या नहीं। आईना उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, जाने से पहले मैंने डिवोर्स पेपर साइन करके भेजे थे। 5 साल हो गए यार, पर उस इंसान ने पेपर साइन नहीं किए। पता नहीं क्या चाहिए उसे मुझसे। विप्लव कुछ सोचते हुए बोला, आई थिंक ही लव्स यू। आईना बिना किसी भाव के बोली, एंड आई हेट हिम। प्यार के लायक नहीं है वो मेरे, और मैं कभी उससे प्यार नहीं कर सकती। प्यार क्या, कभी हमदर्दी भी नहीं दिखा सकती। ही डजंट मैटर टू मी। विप्लव खड़ा होकर बोला, मैडम आपके लिए नहीं है, बट उस इंसान की नज़र में आप क्या है यू डोंट नो। आई थिंक आपको कोर्ट में एक बार फिर से अप्लाई करना चाहिए फॉर योर डिवोर्स केस। आपको आज़ाद होना है तो पूरी तरीके से होना पड़ेगा। उसके बाद आईना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कुछ सोचती रह गई। अगला दिन डोरबेल बजने की आवाज़ से आईना की आंखें खुलीं। उसने एक बार टाइम देखा, सुबह के 9 बजे बज रहे थे। वो खुद से बोली, इस वक्त कौन हो सकता है और ये विप्लव कहाँ पर है। वो इस वक्त नींद में थी। उसने चारों तरफ देखा, उसे कहीं भी विप्लव नजर नहीं आया। आईना ने जैसे ही जाकर दरवाजा खोला, उसकी नज़र सीधे सामने खड़े एक आदमी पर चली गई जो प्रोफेशनल लग रहा था, शायद वकील था। आईना ने पूछा, हु आर यू? वो आदमी आईना को देखकर बोला, आई एम खन्ना, मिस्टर रिवाज बिरला का वकील। आईना मुस्कुराकर बोली, रियली? मुझे लगा दूध वाला है। ये सुनते ही खन्ना के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए। वो धीरे से बोला, दूध वाला? कहते हुए उसने एक बार खुद को देखा। उसने पूरी तरह वकील वाले कपड़े पहने हुए थे। अब उसे ये समझ में नहीं आया था कि आईना को वो दूध वाला कैसे नजर आ रहा था। तभी आईना ने उसके सामने चुटकी बजाकर कहा, वकील, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। खन्ना एकदम से होश में आकर बोला, मिस्टर बिरला ने आपके लिए कुछ पेपर्स भिजवाए हैं। आप एक बार देख लीजिए और फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। बोलकर उसने एक फाइल सीधे आईना की तरफ बढ़ा दी। आईना ने फाइल ली और खन्ना के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। खन्ना धीरे से बोला, आई कांट बिलीव कि मिस्टर बिरला उसके पीछे पागल हैं। शी इज सो रूड। आईना सीधे जाकर सोफे पर बैठ गई और उसने वो फाइल खोल कर देखी। धीरे धीरे फाइल पढ़ने के बाद उसके एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने गुस्से में फाइल बंद की और धीरे से बोली, ये रिवाज बिरला मेरा पीछा छोड़ेगा या नहीं? मुझे नहीं रहना उसके साथ 6 महीने। बोलकर उसने वो फाइल कोने में फेंक दी। वो कोर्ट से नोटिस था। अगर आईना और रिवाज को डाइवोर्स चाहिए था तो उन्हें उससे पहले 6 महीने तक एक ही छत के नीचे रहना था और ये कोर्ट का फाइनल ऑर्डर था। थोड़ी देर बाद विप्लव अपार्टमेंट वापस आ चुका था। वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। विप्लव जैसे ही अंदर आया, उसकी नज़र आईना की तरफ चली गई जो हाल में बैठी हुई थी और बिना किसी भाव के सामने देख रही थी। विप्लव उसके पास बैठकर बोला, व्हाट हैपेंड मैडम? इज एवरीथिंग ऑल राइट? आईना बिना किसी भाव के बोली, विप्लव वो रिवाज बिरला, मुझे नहीं रहना उसके साथ, कुछ करो, लेकिन मैं नहीं रह सकती उसके साथ एक छत के नीचे। उसकी बात सुन विप्लव कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या। आईना ने फाइल उठाकर सीधे विप्लव के हाथ में रख दी। विप्लव ने वो फाइल अच्छी तरह से चेक की और सब कुछ पढ़ने के बाद आईना को देखकर बोला, सॉरी मैडम, पर रहना पड़ेगा। ये लीगल पेपर्स हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी बात सुन आईना उसे घूरने लगी।
विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, सॉरी मैडम, कुछ नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर आयना ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और गुस्से में बिना कुछ बोले अपने बेडरूम में चली गई। विप्लव बस उसे जाते देखते रह गया। पूरे दिन आयना अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और विप्लव इस चीज को लेकर परेशान था क्योंकि वो खाना भी ढंग से नहीं खा रही थी। रात को विप्लव ने सोचा कि वो आयना के लिए उसकी पसंद का कुछ बनाएगा और ठीक उसी वक्त आयना बाहर आई। विप्लव की नज़र उसकी तरफ चली गई और वो हैरानी से बोला, आप कहीं जा रही हो? आयना बिना किसी भाव के बोली, दिमाग सही करने की जरूरत है मुझे, इसलिए बाहर जा रही हूँ। विप्लव ने एक बार फिर से आयना को देखा। इस वक्त आयना ने ब्लू रेड कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी ड्रेस के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी क्लब में जा रही थी। थोड़ी देर बाद आयना वहां से निकल चुकी थी। करीब 1 घंटे बाद वो मुंबई के सबसे बड़े क्लब के बाहर थी। सुबह से आयना का दिमाग खराब था और उसे सच में अपना दिमाग सही करने की बहुत ज़रूरत थी। वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रही थी। अपनी गाड़ी पार्क करके आयना सीधे अंदर चली गई। आयना ने एक बार अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और वो सीधे जाकर बार काउंटर के पास बैठ गई। वो बारटेंडर को देखकर बोली, टेकीला शॉट्स। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे आयना की ड्रिंक बढ़ती जा रही थी। वो अब तक करीब 10 शॉट्स खत्म कर चुकी थी और अब उसे हल्का हल्का नशा महसूस होने लगा था। वैसे आयना का अल्कोहल टॉलरेंस काफ़ी अच्छा था, उसे जल्दी नशा होता नहीं था, पर आज उसे नशा चढ़ रहा था। आयना धीरे से बोली, गॉड सर दर्द हो रहा है मेरा। बोलकर वो खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और सीधे रेस्टरूम एरिया की तरफ बढ़ गई। आयना अपने सर को सहलाते हुए आगे बढ़ रही थी, वो सामने नहीं देख रही थी। तभी अचानक वो किसी से टकराए, पर उसने इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। ठीक उसी वक्त किसी ने उसकी बांह पकड़कर उसे दीवार से लगाया और चिल्लाकर बोला, सॉरी, बोलना नहीं आता तुम्हें? ये सुनते ही आयना की नज़रें सीधे चॉकलेट आइज से मिली। वो चुपचाप अपने सामने खड़े पूर्वांश की आंखों में देखने लगी। एपिसोड 5। क्लब में आयना हैरानी से अपने सामने खड़े पूर्वांश को देख रही थी, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। वो धीरे से बोली, सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैं क्यों सॉरी बोलूं और तुम हो कौन? पूर्वांश ने कुछ पल उसे देखा और 2 कदम पीछे हटकर बोला, यू फिल्थी वुमेन। ये सुनते ही आयना को एकदम से पूर्वांश के बारे में याद आ गया। वो नशे में थी, लेकिन उसे याद था कि वो पूर्वांश से शॉपिंग मॉल में टकराई थी और उसने यही शब्द उसे बोले थे। आयना एकदम से पूर्वांश का कॉलर पकड़कर बोली, लिसन मिस्टर, जो कोई भी तुम होगे, फिल्थी। आई एम नॉट फिल्थी, ओके। पूर्वांश धीरे से बोला, कॉलर छोड़ो। उसकी बात सुनकर आयना कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। वो अपनी स्टील ब्लू आंखों में कंफ्यूजन लिए चुपचाप पूर्वांश को देख रही थी। उसने अभी भी उसका कॉलर पकड़ा हुआ था। तभी पूर्वांश ने आयना का हाथ पकड़कर उसे झटके से धक्का दिया। आयना पहले से ही दीवार से टिकी हुई थी, इसलिए उसे कोई चोट नहीं लगी, पर उसके हाथ पर चोट जरूर आ गई थी। उसने एक बार अपने हाथ को देखा और फिर पूर्वांश को, जो अपने रुमाल से अपने हाथ साफ कर रहा था। आयना धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, कोई डर्टी चीज नहीं हूं मैं, जिसे हाथ लगाने के बाद में हाथ साफ करने की जरूरत पड़ रही है मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती करने वाले इंसान। पूर्वांश एकदम से उसे देखकर बोला, बदतमीज लड़की। आयना धीरे से बोली, बदतमीज? और मैं? जहां से मैं देख रही हूं वहां सबसे बड़े बदतमीज तुम ही लग रहे हो। यू नो वॉट, तुम्हारे जैसे रही से ज्यादा। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी पूर्वांश उसकी साइड से होकर आगे बढ़ गया, मानो उसे आयना की बात से या फिर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आयना एकदम से उसके सामने आकर बोली, लिसन मिस्टर, रही से ज्यादा, पहले मेरी बात पूरी होगी, उसके बाद तुम यहाँ से कहीं जाओगे। उसकी बात का पूर्वांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी चॉकलेट आंखों से उसे देख रहा था। तभी आयना उसके पास जाकर बोली, तुम वही हो ना जो मुझसे पहले भी टकराए थे? आई मीन शॉपिंग मॉल में। आई नो तुम वही हो। पूर्वांश बीच में बोला, तो क्या तुमने वहां पर भी वही हरकत की थी और यहाँ पर भी नशे में टल्ली होकर पागल जैसी हरकतें कर रही हो? बोलकर वापस जाने के लिए आगे बढ़ गया। तभी आयना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूर्वांश को सीधे अपनी तरफ खींचा। पूर्वांश इस चीज के लिए रेडी नहीं था। वो सीधे आयना के सामने आया। अब उन दोनों के चेहरे काफी क्लोज आ चुके थे। पूर्वांश को आयना से शराब की स्ट्रांग स्मेल आ रही थी। वो गहरी सांस लेकर बोला, कितनी मैनरलेस हो तुम, शर्म नहीं आती आधी रात को क्लब में जाकर शराब पीते हुए? आयना कुछ पल रुककर बोली, रियली? और तुम्हें शर्म नहीं आती आधी रात को किसी लड़की को खींचकर उसे दीवार से लगाकर सॉरी बोलने की डिमांड करते हुए?
ये सुनते ही पूर्वांश ने एक गहरी सांस ली और कुछ बोलने को हुआ। तभी आयना ने उसका कॉलर पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। पूर्वांश एकदम से उसके चेहरे पर झुक गया। आयना की हाइट 5.6 थी, जो हील्स पहनने के बाद हुई थी। वो ज्यादा ऊंची हील्स नहीं पहनती थी, सिर्फ 2 इंच की, तो इन शॉर्ट उसकी हाइट 5.4 थी। आयना धीरे से बोली, यू नो व्हाट, तुम सब एक जैसे ही होते हो, फायदा उठाने वाले। एक तरफ वो और एक तरफ तुम। मुझसे सॉरी बुलवाना चाहते हो पर अपनी गलती नहीं मानते। टकराए तो तुम भी थे ना, मैं अकेले तो हवा में नहीं टकरा गई थी। पूर्वांश बिना किसी भाव के बोला, बार बार कॉलर पकड़ने की कोई गंदी आदत है तुम्हारी। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि किसी अनजान को छूना भी गलत होता है? कहीं वो अनजान तुम्हें बर्बाद ना कर दे। बोलते हुए उसकी चॉकलेट आइस इस वक्त इस कदर डरावनी थी, जो अगर आयना अपने होश में देखती तो वो पूर्वांश से दूर भाग जाती। आयना धीरे से बोली, बर्बाद? पर मैं तो ऑलरेडी एक बार बर्बाद इंसान हूँ, तुम क्या बर्बाद करोगे? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पूर्वांश ने बिना कुछ बोले एक बार अपनी रिस्ट वॉच देखी। उसे यहाँ से निकलना था, उसका टाइम वेस्ट हो रहा था। तभी आयना उसके सामने चुटकी बजाकर बोली, बहरे हो क्या? पूर्वांश उसे देखकर बोला, शट अप। बोलकर उसने आयना को धक्का दिया। आयना खुद को संभाल नहीं पाए और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जिससे उसके फोरहेड पर हल्की चोट आ गई। आयना एकदम से चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे मारा। ये सुनते ही पूर्वांश ने गुस्से में उसे देखा। उसे आयना से अब बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। तभी आयना खड़ी होते हुए बोली, तुमने मुझे मारा। पूर्वांश उसे देखकर बोला, कर लिया नाटक। लिसन, ये शराब पीकर नाटक करने वाली हरकत कहीं और जाकर करो। मेरा दिमाग खराब मत करो वरना तुम्हारे लिए। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी आयना उसके पास जाकर बोली, वरना क्या? और ये बात बात पर धमकी क्यों दे रहे हो? खोखली धमकी देने के अलावा कुछ और भी आता है तुम्हें? पूर्वांश एकदम से उसका हाथ झटक कर बोला, लिसन, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। यू नो वॉट, तुम्हारे जैसे। आयना बीच में बोली, मेरे जैसे? व्हाट डू यू मीन बाय मेरे जैसे? आयना कपूर जैसा कोई नहीं है। आयना कपूर खुद एक ही है और मेरे अलावा मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता। बोलकर वो एकदम से लड़खड़ाए। पूर्वांश ने हाथ आगे बढ़कर आयना का हाथ पकड़ लिया और उसे एकदम से अपने पास खींच लिया। वो गौर से अपनी चॉकलेट आंखों से आयना के चेहरे को देख रहा था। आयना कपूर, ये नाम उसके दिमाग में किसी रील की तरह घूम रहा था। वो इस नाम को बहुत अच्छे से पहचानता था। चेहरा याद नहीं था, धुंधला पड़ चुका था, पर यह नाम उसके दिमाग में ताज़ा था। तभी आयना अपनी नशीली आंखों से पूर्वांश को देखते हुए बोली, बाय द वे यू आर हैंडसम। पूर्वांश धीरे से बोला, आई नो वेरी वेल। आयना कुछ पल रुक कर बोली, रियली? तुम्हें पता है कि तुम हैंडसम हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? पूर्वांश बोरियत भरे लहजे में बोला, पूर्वांश, सरकार की गर्लफ्रेंड बनने की औकात नहीं है किसी की। आयना जल्दी से बोली, ऐसा क्या? पर ऐसा क्या है तुम में जो कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकता? उसकी बात का पूर्वांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आयना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सीधे दूसरी तरफ ले गया। आयना रास्ते भर कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी, पर पूर्वांश उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था। कुछ पलों में वे दोनों एक कमरे के बाहर थे। पूर्वांश ने कमरे का दरवाजा खोला और आयना को सीधे अंदर ले आया। अंदर आते ही उसने आयना को बेड पर धक्का दिया और उसे देखकर बोला, पूरी रात यहीं पर पड़ी रहो। बाहर जाकर किसी और का दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है जैसे मेरा किया। और हाँ, तभी आयना खड़ी होकर बोली, पर मैं किसी का दिमाग खराब नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपना दिमाग शांत करने आई थी। बोलते हुए वो सर खुजाने लगी। इस वक्त वो काफी हद तक नशे में थी। उसे होश नहीं था कि वो क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी और कहाँ थी। पूर्वांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, पागल हो क्या तुम? वो बोल ही रहा था कि तभी आयना ने एकदम से उसके गले में अपनी बाहें डाल लीं। वो वापस उसे अपनी नशीली आंखों से देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी। पूर्वांश की नज़र उसकी स्टील ब्लू आंखों से होते हुए एक बार उसके होठों पर गई। उसके रेड पेंटेड लिप्स को देखते हुए पूर्वांश के दिमाग में कुछ यादें घूमने लगी। आयना धीरे से बोली, मैं सच में अपना दिमाग सही करने आई थी और तुम्हें पता है उसकी वजह? वो अभी बोल ही रही थी कि तभी पूर्वांश ने एकदम से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके चेहरे को अपने बेहद करीब खींच लिया। इन सभी चीजों के बीच उन दोनों के होंठ आपस में टकरा चुके थे। आयना ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और पूर्वांश धीरे धीरे उसके होठों को किस करने लगा। वो उसके लोअर लिप को बाइट करते हुए उसे किस कर रहा था।
किस करते हुए उसने आयना को बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। न चाहते हुए भी पूर्वांश अपना कंट्रोल खोने लगा था। थोड़ी देर किस करने के बाद उसने आयना के होठों को छोड़ दिया। आयना की लिपस्टिक उसके चेहरे पर फैल चुकी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो नशीली आंखों से पूर्वांश की आंखों में देखने लगी। पूर्वांश कुछ पल रुककर बोला, फिल्थी, और एकदम से उठा। अपने लिप्स को साफ करके वो तुरंत वहां से निकल गया। इधर आयना को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसने करवट बदली और एकदम से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह आयना ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसके सर में एक तेज दर्द उठा। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सर पर बहुत जोर से मारा हो। आयना अपने सर पर हाथ रख कर बोली, इतना तेज दर्द हो रहा है, कुछ ज्यादा ही पी ली थी मैंने। बोलते हुए उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। वो इस वक्त एक कमरे में थी और वो कमरा काफी लग्जरियस नजर आ रहा था। आयना धीरे से बोली, मैंने कोई वन नाइट स्टैंड तो नहीं कर लिया। बोलकर उसने अपने कपड़े चेक किए। उसने अपने कपड़े सही से पहने हुए थे। आयना जल्दी से उठी और उसने खुद को जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने लगे मिरर में देखा। उसकी लिपस्टिक बिगड़ी हुई थी, बाकी वो पूरी तरह से नॉर्मल थी। आयना धीरे से बोली, पर हुआ क्या था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और वो कल रात के बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ भी ढंग से याद नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। आयना ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और सीधे विप्लव को कॉल करके बोली, विप्लव जल्दी से आ जाओ, आई एम सेंडिंग यू माई लोकेशन। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वो तुरंत बाहर निकल गई। करीब 15 मिनट के अंदर विप्लव गाड़ी लेकर वहां पर आ चुका था। आयना अपना चेहरा छुपाते हुए सीधे जाकर गाड़ी में बैक सीट पर बैठ गई। विप्लव एक नज़र उसे देखकर बोला, क्या हुआ, आप यहाँ पर पूरी रात क्या कर रही थी। बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आयना कुछ पल रुककर बोली, कुछ नहीं, बस नशे में सो गई थी कमरे में। विप्लव ने एक बार उसे देखा और वापस सामने देखने लगा। आयना आई रोल करते हुए बोली, रिलैक्स, कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, बस नशे में सो गई थी। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, ओके, तब ठीक है। वैसे मिस्टर बिरला का मैसेज आया था मुझे। आयना धीरे से बोली, उस इंसान के पास तुम्हारा फोन नंबर कैसे पहुंच गया। विप्लव कुछ पल रुककर बोला, शायद आपकी असिस्टेंट का नंबर वायरल है। आयना धीरे से बोली, नहीं होना चाहिए था। विप्लव कुछ पल रुककर बोला, अब क्या कर सकते हैं, आप बताओ कि आपको जाना कहाँ है। आयना कुछ पल रुककर बोली, एक काम करो, सीधे बिरला हाउस लेकर चलो। ये सुनते ही विप्लव ने एकदम से ब्रेक लगाया और आयना की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए सामने देख रही थी। विप्लव धीरे से बोला, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। आयना वैसे ही मुस्कुराते हुए बोली, लोगों को लगता है कि इंसान बदलते नहीं हैं, तो चलो ना बताते हैं कि आयना कपूर 5 सालों में सीता से गीता बन चुकी है। इतना तो बनता है। विप्लव कुछ पल रुककर बोला, बैंड बजाने वाली हो आप सबकी। बोलकर उसने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी। एपिसोड 6, सुबह का वक्त। विप्लव ने गाड़ी सीधे बिरला हाउस के बाहर रोकी। वो आयना को देखकर बोला, आपको सच में लगता है कि सब कुछ सही होगा। आयना मुस्कुराते हुए बोली, विप्लव, मैं कुछ भी सही नहीं करने जा रही, मैंने ठेका नहीं ले रखा है, मैं सिर्फ और सिर्फ दिमाग खराब करने जा रही हूँ। ओके, अब तुम वापस जाओ, जब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँ तब तक तुम मुझे ना तो कॉल ना कोई मैसेज करोगे, यहाँ मैं खुद हैंडल करूँगी। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, ओके, जैसी आपकी मर्जी। आयना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जल्दी से गाड़ी से उतर गई और आगे बढ़ गई। वहाँ जितने भी गार्ड थे, उन्होंने जैसे ही आयना को देखा उसके लिए दरवाजा खोल दिया। आखिर सब लोग आयना को जानते थे, वो पुराने लोग थे। आयना सीधे बिरला हाउस के मेन गेट तक पहुंची और उसने डोर बेल बजाए। करीब 1 मिनट के अंदर ही दरवाजा खुल गया। आयना की नजरें अपने सामने खड़ी औरत की तरफ चली गई। उसने उस औरत को कुछ पल देखा और एकदम से मुस्कुरा कर बोली, हेलो सासू माँ। वो औरत हैरानी से बोली, आयना तुम यहाँ पर। आयना जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, एग्जैक्टली मैं यहाँ पर। आपके बेटे ने इतनी जिद करके मुझे यहाँ पर बुलाया तो फिर आना बनता ही था, है ना मेरी सासू माँ, यानी कि मिसेस मोहिनी बिरला। मोहिनी बिना किसी भाव के बोली, अंदर नहीं आओगी तुम, यहाँ पर तुम्हारी कोई जगह। आयना बीच में बोली, ये बात अगर अपने बेटे को बता देती तो फिर मुझे अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती, पर क्या है ना मिसेज मोहिनी बिरला, आपके बेटे ने खुद मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है जबरदस्ती, तो आना तो पड़ेगा। बोलकर उसने मोहिनी को एक तरफ किया और अंदर चली आई। मोहिनी चिल्लाकर बोली, आयना कपूर, अभी के अभी निकलो यहाँ से,
5 साल पहले जैसे गई थी वैसे ही निकल जाओ। आईना उसकी तरफ मुड़कर बोली, मोहिनी आंटी, मैं तो निकल चुकी थी, कभी वापस नहीं आने के लिए गई थी। गलती आपके बेटे की है, जो मेरे पीछे इतना पागल है कि मुझे अपने साथ रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन दोनों की बहस चल रही थी कि तभी आईना की नजरें एक लड़की की तरफ चली गई। ये वही लड़की थी जो उस दिन रिवाज के साथ भी थी। आईना सार्कास्टिकली बोली, ग्रेट मोहिनी आंटी, आपकी पसंद कुछ खास नहीं है। मोहिनी एक नज़र उस लड़की को देखकर बोली, प्रियंका बेटा, तुम दूर रहना इस लड़की से। ये सुनते ही आईना ने एकदम से मोहिनी की तरफ देखा, पर वो कुछ बोली नहीं। मोहिनी उससे घूरते हुए बोली, इतनी मनहूस है कि पहले मेरे बेटे को फंसा गई, फिर अपना। आईना बीच में बोली, कंट्रोल करिए ना मोहिनी आंटी, ज्यादा बोलेंगी तो मेरी भी जुबान ज्यादा चलेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, यही बेहोश हो जाएंगी, समझी। प्रियंका उसे देखकर बोली, ये कौन से मैनर्स है, बात करने की तमीज नहीं है कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। आईना उसे देखकर बोली, हेलो तमीज की गुड़िया, मैं बदतमीज तो बदतमीज ही सही, थैंक्स। बोलकर वो तुरंत ऊपर चली गई। मोहिनी और प्रियंका हैरानी से उसे जाते देखे रह गए। इधर आईना सीधे रिवाज के कमरे में पहुंची, वही कमरा जहां पर वो 5 साल पहले थी। ऑलमोस्ट 1 साल तक थी उसकी शादी, उसकी पहली शादी, जहां वो खुश थी। शायद रिवाज के साथ उसने सोच लिया था कि वो पूरी जिंदगी रहेगी। आईना ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वो सीधे जाकर बेड पर बैठ गई। वो खुद से बोली, कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर रिवाज, तुमने खुद मुझे विश्वास करवाया था, लेकिन तुमने एक झटके में सब कुछ तोड़कर रख दिया। बोलते हुए वो कहीं खो गई। फ्लैशबैक 6 साल पहले, आज की एक रात थी और कल आईना और रिवाज की शादी थी। दोनों परिवारों में बहुत खुशी थी। वही आईना ने रिवाज को मिलने के लिए एक झील किनारे बुलाया था, जहां पर वो पहले भी रिवाज से मिली थी। आईना इस वक्त झील के किनारे खड़ी थी। उसने डार्क पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था, हाथों में चूड़ियां थी, मेहंदी थी। तभी पीछे से आवाज आई, आईना तुमने मुझे यहाँ बुलाया। ये सुनते ही आईना ने एकदम से मुड़कर रिवाज को देखा, जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था और उससे थोड़ी दूरी पर ही उसकी बाइक भी खड़ी थी। आईना धीरे से बोली, कुछ बात करनी है तुमसे, मेरी बात सुनोगे। बोलते हुए वो बेहद मासूमियत से अपनी स्टील ब्लू आंखों से उसे देख रही थी। रिवाज उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, बिल्कुल सुनूंगा, क्यों नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी बात। क्या हुआ, सब ठीक है ना। बोलते हुए उसके पास आ चुका था। आईना ने कुछ पल रिवाज की आंखों में देखा, जो उसे क्यूरियस नजरों से देख रहा था। वो धीरे से बोली, रिवाज, वो एक्चुअली आई डोंट नो कैसे हुआ, मतलब सॉरी प्लीज मैं। रिवाज उसके गाल पर हाथ रख कर बोला, पर हुआ क्या है। आईना एकदम से अपनी आंखें बंद करके बोली, आई एम प्रेग्नेंट, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट, आई एम सॉरी। उसकी बात सुन रिवाज हैरानी से उसे देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसकी होने वाली बीवी, जिसे उसने कभी हाथ तक नहीं लगाया था, वो 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। किसका बच्चा था, ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। और आईना ऐसी नहीं थी, फिर ये सब कैसे। रिवाज आईना के गाल से अपना हाथ हटाते हुए बोला, कैसे, किसका बच्चा है। आईना एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोली, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, मुझे कुछ भी नहीं पता, प्लीज मुझे गलत मत समझना, प्लीज रिवाज। बोलते हुए वो धीरे धीरे रोने लगी थी। रिवाज चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। उसके सामने आईना बस सर झुका रोए जा रही थी। वो रिवाज को देख भी नहीं रही थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी रिवाज उससे बोला, मुझे बताओ ये कैसे हुआ है, किसने किया, जानती हो तुम उसे, किसी ने जबरदस्ती की। ये सवाल सुनते ही आईना एकदम से चुप हो गई और उसके दिमाग में वही रात घूम गई, जिस रात एक अनजान शख्स ने जानबूझकर उसके साथ ये सब कुछ किया गया था, पर वो ये बात रिवाज को बता नहीं सकती थी। आईना धीरे से बोली, पता नहीं। बोलते हुए उसने एकदम से रिवाज को देखा और वापस सर झुका लिया। उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी आईना धीरे से बोली, तुम शादी के लिए मना कर दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं। रिवाज बीच में बोला, हम शादी करेंगे। ये सुनते ही आईना हैरानी से अपनी स्टील ब्लू आंखों से उसे देखने लगी। रिवाज हल्का सा आगे बढ़ा और आईना के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लिसन आई लव यू, ओके। मैं तुमसे शादी करूंगा और रही इस बच्चे की बात तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं तुम पर कोई बात नहीं आने दूंगा। आईना धीरे से बोली, नहीं रिवाज, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, प्लीज मैं।
रिवाज बीच में बोला, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जस्ट तुम शादी से मना नहीं करोगी और ना मैं कुछ करूँगा, कल हमारी शादी होगी तो मतलब होगी। अपनी बात बोलकर उसने आईना को अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते ही आईना धीरे धीरे रोने लगी थी। उसे अब जाकर शांति मिल रही थी कि कुछ भी खराब नहीं होगा। इधर रिवाज बिना किसी भाव के सामने झील की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फ्लैशबैक एंड आईना ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसकी स्टील ब्लू आंखें हल्की लाल थी। वो धीरे से बोली, धोखा दिया तुमने मुझे, सबसे बड़ा धोखा दिया तुमने मिस्टर रिवाज बिरला। किसी पर विश्वास नहीं था मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम पर था। और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी में थी मैं। सोच रही थी कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। बोलते हुए ना चाहते हुए भी उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वही दूसरी तरफ हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल्स में पूर्वांश इस वक्त लैब में था और वो एक मेडिसिन बनाने के पीछे लगा पड़ा था। ये उसका इस साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था, जिसके लिए वो दिन रात एक करने में लगा था। पूर्वांश अपना मास्क लगाए लैब में मेडिसिन फॉर्मेशन का काम कर रहा था। तभी मल्हार वहां पर आकर बोला, सरकार। वो घर से कॉल आया था। उसकी बात का पूर्वांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक नज़र अपनी चॉकलेट आंखों से देखा और वापस अपने काम पर ध्यान देने लगा। मल्हार धीरे से बोला, माधुरी का कॉल आया था। वो बता रही थी कि पर्व ने अपनी स्कूल में कंपटीशन जीता है। पूर्वांश अपना मास्क उतार कर बोला, तो मैं क्या करूं? मल्हार उसे देखते हुए बोला, वो माधुरी जी बता रहे थी कि पर्व चाहता है कि वो इसके लिए पार्टी करे। वो आपके सामने नहीं बोलेगा, पर वो चाहता है। और पूर्वांश बीच में बोला, मल्हार मेरे पास उस बच्चे के लिए वक्त नहीं है। समझ में आई मेरी बात? पार्टी करनी है, करो। पैसे दे रखे मैंने, जितना उड़ाना है उड़ाने दो, लेकिन मेरा दिमाग ना खराब करें। मल्हार जल्दी से बोला, सरकार पर आपको भी जाना पड़ेगा। वहाँ पर और भी बच्चे आएंगे, टीचर्स भी आएंगे, उनके पेरेंट्स वगैरह। तो अगर आप नहीं जाओगे तो फिर बात बिगड़ सकती है और आपके रेपुटेशन की बात है ना, रेपुटेशन। ये सुनते ही पूर्वांश के हाथ एकदम से रुक गए। वो मल्हार को देखकर बोला, कब है? मल्हार हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कल शाम को। पूर्वांश कुछ पल रुककर बोला, लोकेशन, एड्रेस, थीम जो भी होगा मुझे भेज देना। पूर्वांश सरकार वहां पर पहुंच जाएगा अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने। रात का वक्त, बिरला हाउस। आईना इस वक्त रिवाज के कमरे की बालकनी में खड़ी थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई। उसने एकदम से मुड़कर रिवाज को देखा, जो कि बालकनी के दरवाजे पर खड़ा हैरानी से उसे देख रहा था। वो एकदम से मुस्कुरा कर बोला, तुम आ गई। बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ गया। आईना जल्दी से बोली, जहां हो वहीं रुक जाओ, मुझे छूने की, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। उसके इतना कहते ही रिवाज के कदम रुक गए। उसकी स्माइल पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। वो बस चुपचाप आईना को देखने लगा। आईना बिना किसी भाव के बोली, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। रिवाज कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर है। आईना बिना किसी भाव की बोली, व्हाट द हेल, कोर्ट के ऑर्डर? मैं दोबारा पेटिशन फाइल करूंगी। और एक बात, 5 साल से मैं तुम्हारे साथ रह नहीं रही हूँ, तो वैसे भी हमारी शादी तो इनवैलिड होनी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल रहा कि ये सब कुछ तुम पैसे खिला करके करवा रहे हो? मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ क्या? तभी रिवाज बोला, भूलना नहीं मिस आईना कपूर, तुम पागल नहीं हो, तुम मासूम हो जिसे ये लगता है कि वो किसी से भी जीत जाएगी। आईना गहरी सांस लेकर बोली, रिवाज एक वक्त पर मैं थी, मैं इतनी इनोसेंट थी ना कि तुम क्या, तुम्हारे जैसे 1000 लोग ना मेरे साथ कुछ भी करके चले जाए, मैं चुपचाप देखते रह जाऊं, कुछ नहीं कर पाऊं, जवाब ना दे पाऊं। लेकिन अब सिचुएशन बहुत अलग है। 5 साल लगे मुझे यहाँ तक खुद को पहुँचाने में, गलतियाँ तो नहीं करने आई हूँ मैं। रिवाज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम नहीं जाओगी। आईना, आई लव यू। आईना धीरे से बोली, यू लव मी। तब कहाँ गया था तुम्हारा प्यार? जब तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की थी, तब कहाँ गया था तुम्हारा प्यार? जब तुमने मेरे विश्वास को तोड़कर रख दिया, तब कहाँ गया था तुम्हारा प्यार? वो अभी बोल ही रही थी कि तभी रिवाज उसे अपने एकदम पास खींचकर बोला, नहीं चाहता था कि कोई हमारे बीच आए, तुम्हारे और मेरे बीच, मुझे कोई तीसरा नहीं चाहिए था, इसलिए दूर कर दिया मैंने। और वो अभी बोल ही रहा था कि तभी आईना उसे जोर से धक्का देकर बोली, खबरदार, अगर अपने मुंह से ऐसी कोई बकवास की तो मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। रिवाज गहरी सांस लेकर बोला, कुछ नहीं सुनना है तुम्हें? ओके फाइन, पर तुम यहाँ से नहीं जाने वाली बस।
बोलकर तुरंत वहां से चला गया। आयना धीरे से बोली, अगर मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं तो तुम सबका जीना हराम नहीं कर दूंगी क्या? बहुत शौक है ना मुझे यहाँ पर रखने का। अब देखो तुम्हारी प्यारी माँ यानी कि मेरी सासू माँ को मैं कैसे मजबूर करती हूँ मुझे यहाँ से निकालने के लिए। बोलते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। एपिसोड 7 बिरला हाउस। पूरी रात आयना गेस्ट रूम में सोई हुई थी। वो रिवाज के साथ एक कमरा शेयर करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो रिवाज के साथ एक कमरे में रहे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। आयना ने एक बार अपना बैग चेक किया, तभी उसका फोन बजा। उसकी कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से विप्लव बोला, आयना ब्यूटी की जो नई ब्रांच मुंबई में खुलने वाली है उसकी सारी तैयारी हो चुकी है। अब आप मुझे बताओ कि आप क्या कर रही हो? आयना मुस्कुराते हुए बोली, कहा था ना मैंने, सीता से गीता बनने का काम हो चुका है मेरा। अपनी सासू माँ को थोड़ा परेशान कर लूं, फिर आती हूँ ना मैं। फिर मजे करेंगे हम। विप्लव एकदम से हंसकर बोला, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आयना वैसे ही मुस्कुराते हुए बोली, जोर का झटका है, जोरों से लगा। पता चल जाएगा तुम्हें। मतलब मैं खुद बताऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ, ओके? तमाशा करने का वक्त आ चुका है। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। आयना ने एक नज़र खुद को मिरर में देखा। इस वक्त उसने बेबी ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था। वो खुद से बोली, आई एम लुकिंग क्वाइट ब्यूटिफुल मिसेस मोहिनी बिरला। अब आप ही तो मुझे धक्के मार कर निकालेंगी, तो मैं पहले से तैयार हूँ। सामान पैक है, सब कुछ रेडी है। बोलकर वो तुरंत गेस्ट रूम से निकल गई। आयना जैसे ही नीचे पहुंची, उसकी नज़र हॉल में बैठे हुए सभी लोगों पर पहुंच गई। इस वक्त हॉल में सभी लोग थे रिवाज को छोड़कर। मोहिनी, प्रियंका, रिवाज के डैड मिस्टर अभिषेक बिरला और साथ ही रिवाज की छोटी बहन चंचल बिरला। अभिषेक एकदम से खड़े होकर बोले, आयना, रिवाज ने मुझे बताया था कि तुम वापस आ चुकी हो तो। आयना बीच में बोली, वापस आई नहीं हूँ अंकल, जबरदस्ती मुझे लेकर आया गया है, और अगर मुझे कोई जबरदस्ती लेकर आएगा तो मैं वापस भी जा सकती हूँ। मोहिनी धीरे से बोली, तो चली क्यों नहीं जाती? तभी आयना आराम से सोफे पर बैठकर बोली, वैसे मेरे पैर बड़े दर्द हो रहे हैं, कुछ मिलेगा क्या? मोहिनी सार्कास्टिकली बोली, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, अगर कुछ चाहिए तो जाकर बना लो, खुद कर लो जो भी करना है। आयना कुछ पल रुककर बोली, अच्छा आइडिया, पर आपको पता है ना कि कुकिंग में मेरा हाथ थोड़ा ढीला है। मोहिनी बिना किसी भाव के बोली, जो करना है करो, मेरी नज़रों से दूर हटो। आयना मुस्कुराते हुए बोली, जैसी आपकी मर्जी, मैं अपने लिए खुद कुछ बना लूंगी। बोलकर वो तुरंत उठकर किचन की तरफ चली गई। प्रियंका कुछ सोचते हुए बोली, आंटी अगर उसने कुछ हरकत करने की कोशिश तो? मोहिनी गहरी सांस लेकर बोली, कुछ नहीं कर सकती है वो, ये चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मुझे ये लड़की मेरी नज़रों के सामने चाहिए नहीं। जब से मेरी बेटी की जिंदगी में आई है, मेरा बेटा इसके पीछे पागल हो रखा है। उसकी बात सुन प्रियंका ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, जो चंचल ने देख लिया था, पर वो कुछ बोली नहीं। मोहिनी प्रियंका को देखकर बोली, चिंता मत करो, रिवाज की जिंदगी में उसकी बीवी बनकर तुम ही रहोगी। मैं किसी आयना को तुम दोनों के बीच नहीं आने दूंगी, मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ तुम बनोगी। प्रियंका गहरी सांस लेकर बोली, आई नो आंटी। इधर आयना किचन में आकर बोली, बहू बनाना है तो बनाओ ना मोहिनी बिरला, लेकिन पहले मुझे तो निकाल दो। किचन बड़ा प्यारा है ना आपको, इतना तो मुझे पता है, आपका किचन आज आयना कपूर के हाथ से होगा स्वाहा। बोलकर उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाए। आते हुए उसने मोहिनी और प्रियंका की बातें सुन ली थी। इधर मोहिनी प्रियंका को दिलासा दिए जा रही थी कि रिवाज की जिंदगी में वही रहेगी। प्रियंका चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी कि तभी अचानक एक बहुत जोर की आवाज आई। वो चारों के चारों एकदम से खड़े हो गए। उन सब की नजरें किचन की तरफ चली गई, जहां से हल्का हल्का धुआं आ रहा था। मोहिनी धीरे से बोली, नहीं मेरा किचन। बोलकर तुरंत किचन की तरफ भागी। सभी लोग किचन के पास आ चुके थे। किचन में चारों तरफ धुआं था। वही एक स्लैब पर पूरी तरीके से आग लगी हुई थी। तेल की बोतल गिरी पड़ी थी, एक माचिस वहां पर गिरा पड़ा था, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। वही आयना एक तरफ खड़ी आराम से ये सब कुछ देख रही थी। मोहिनी चिल्लाकर बोली, ये सब क्या कर रही हो तुम? आयना बेहद मासूमियत से बोली, आंटी आपने तो बोला कुछ बना लो, तो मैं तो बनाने आई थी। अब अगर मैं बनाने आई पर किचन में धमाका कर दिया, उसमें मेरी क्या गलती? ये सुनते ही चंचल और अभिषेक ने एक बार एक दूसरे को देखा। उन दोनों को हंसी आ रही थी। आयना की बात सुनकर वही मोहिनी गुस्से से पागल हो रही थी। मोहिनी एकदम से आगे आई और आयना का हाथ पकड़कर बोली, तुम अभी के अभी निकलोगी यहाँ से? आयना हैरानी से बोली, क्या बोल रही हो आंटी?
आपके बेटे को पता चला तो वो क्या करेगा आपको पता। वो बोल ही रही थी कि तभी उसे खींचते हुए मोहिनी बाहर ले आई। हाल में पहुंचते ही मोहिनी आयना का हाथ छोड़कर बोली, निकलो अभी के अभी मेरे घर से। आयना धीरे से बोली, आंटी मैं कैसे निकल सकती हूँ, रिवाज क्या बोलेगा। मोहिनी चिल्लाकर बोली, मैंने कहा ना अभी के अभी निकलो यहाँ से। तभी प्रियंका बीच में आकर बोली, आंटी रिलैक्स। एंड यू निकल नहीं सकती तुम यहाँ से। क्या कर रही हो। मोहिनी आंटी बोल रही है ना, निकलो तुम अभी के अभी यहाँ से। आयना उसे देखकर बोली, क्या है, किसी ने बोला तुम्हें बीच में अपना मुंह चलाने के लिए। नहीं ना, तो फिर क्यों बोल रही हो। प्रियंका उसके पास आकर बोली, अभी के अभी निकलो यहाँ से, तुम्हारी जगह नहीं है ये। बोलते हुए प्रियंका का लहजा काफी अलग था, मानो वो खुद बहुत डेस्परेट हो आयना को यहाँ से बाहर निकालने के लिए, और आयना उसकी हरकत अच्छे से समझ रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि आखिर प्रियंका के दिमाग में क्या चल रहा था। वो एकदम से मुस्कुरा कर बोली, जलन हो रही है कि तुम्हारा ना हुआ पति जो कि कभी मेरा पति हुआ करता था, वो मेरे पीछे पागल है। तभी मोहिनी एकदम से चिल्लाकर बोली, आयना कपूर, अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना मुझे तुम्हारे फादर को कॉल करना पड़ेगा। ये सुनते ही आयना की एक्सप्रेशन बदल गए। कहाँ वो अभी तक अनअफेक्टेड थी, लेकिन अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। आयना की स्टील ब्लू आंखें एक नज़र मोहिनी की तरफ चली गई। वो धीरे से बोली, जा रही हूँ मैं, लेकिन अपने बेटे को संभाल लेना कि वो मेरे पीछे आने की कोशिश ना करें, बाकी मैं ये देख लूंगी कि मुझे यहाँ वापस ना आना पड़े। ओके चंचल, मेरा बैग लेकर आना, गेस्ट रूम में होगा। उसकी बात सुन चंचल जल्दी से ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद वो आयना का बैग ले आई। आयना मुस्कुराते हुए चंचल से बोली, मैं जा रही हूँ। ओके। चंचल धीरे से बोली, ओके भाभी, आई मीन आयना दी। आयना धीरे से बोली, गूगल पर सर्च कर लेना, आयना ब्यूटी पर एक नंबर मिलेगा, ठीक है। मेरे असिस्टेंट का नंबर होगा, उसे कॉल करके बोलना कि तुम हो, मैं बात करूंगी। ओके। चंचल धीरे से बोली, ओके। तभी आयना बोली, चलती हूँ, एक रात के लिए थैंक यू, बड़ा मजा आया मुझे। बोलकर मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। बिरला हाउस से निकलकर आयना सीधे अपने अपार्टमेंट पहुंच चुकी थी। अपार्टमेंट के अंदर एंट्री लेते ही उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, एक दिन में मुझे मेरे अपार्टमेंट की इतनी याद आ गई। तभी पीछे से आवाज आई, थैंक गॉड आप वापस आ गई। ये सुनते ही आयना ने मुड़कर विप्लव को देखा और अगले ही पल वह उसके सीने से लग गई। विप्लव धीरे से बोला, आप ठीक हो। आयना मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा लग रहा है कि किसी दलदल से निकल कर आ रही हूँ। तुम्हें पता है वहाँ बहुत अजीब लगता है, स्पेशली वो मोहिनी बिरला, जहरीली नागिन है वो। ये सुनते ही विप्लव को हंसी आ गई। आयना उससे अलग होकर बोली, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, कभी उन्हें फेस करोगे ना, तब पता चलेगा कैसे जहरीली नागिन की तरह जहर उगलते रहती है, और देखे तो वैसे जैसे अभी खा जाएंगी। विप्लव हंसते हुए बोला, ओके मैं समझ गया, वैसे हमें आज एक रेस्टोरेंट में जाना है। आयना उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, कौन से रेस्टोरेंट और क्यों जाना है। विप्लव मुस्कुराते हुए बोला, मैंने आपको बताया था ना कि आयना ब्यूटी की ब्रांच मुंबई में खुलेगी, तो हमें उसके लिए ही जाना है। वो एक आर्किटेक्चर है, उनके साथ मीटिंग करनी है, सब कुछ फाइनलाइज करने जाना है। आयना गहरी सांस लेकर बोली, ओके टाइम बता दो। विप्लव जल्दी से बोला, शाम को निकलना है। आयना उसे देखते हुए बोली, ठीक है, तब तक मैं आराम करूंगी, वैसे भी पूरी रात वहां पर मैं ढंग से सो भी नहीं पाई। बोलकर वो सीधे अपने बेडरूम की तरफ चली गई। शाम का वक्त। आयना इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। इस वक्त वो प्रॉपर बिजनेस वूमेन की तरह रेडी थी। उसने व्हाइट कलर की शर्ट के ऊपर पिस्ता कलर का ब्लेजर पहने हुआ था, साथ ही व्हाइट कलर की स्ट्रेट पैंट, उसके बाल खुले हुए थे। वो पूरी तरीके से रेडी थी। थोड़ी देर बाद आयना बेडरूम से बाहर आकर बोली, चले। विप्लव उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, यू आर लुकिंग इम्प्रेसिव। आयना मुस्कुराते हुए बोली, आई नो, लेट हो जाएगा तो मैं। विप्लव बीच में बोला, समझ गया मैं, चलिए। इसी के साथ वो दोनों अपार्टमेंट से निकल गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों मुंबई के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में थे। वो लोग बाहर की साइड एक टेबल पर बैठे हुए थे। आयना की नजरें बार बार एक तरफ जा रही थी, जहां पर शायद किसी पार्टी की तैयारी चल रही थी। अब तक आर्किटेक्चर वहां पर आ चुका था। विप्लव उससे बातें कर रहा था, वही आयना उनकी बातें सुन रही थी। उसकी नज़र एक बार फिर से उस एरिया की तरफ चली गई और वो धीरे से बोली, पर्व। बोलते हुए वो पर्व को देख रही थी, जो इस वक्त माधुरी के साथ खड़ा था और चुपचाप सामने देख रहा था। आयना धीरे से बोली, पर्व,
वो भी यहाँ पर। एक बार मुझे उससे मिलना है। बोलते हुए उसने एक बार विप्लव को देखा और वापस पर्व को देखने लगी। पता नहीं क्यों, पर आयना पर्व को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो अभी भी पर्व को देख रही थी कि तभी उसकी नज़र सीधे एक तरफ चली गई और उसकी वही मुस्कुराहट पूरी तरीके से गायब हो गई। सामने से पूर्वांश चला आ रहा था, जिसके साथ मल्हार भी था। आयना कन्फ्यूजन से बोली, ये रईसजादा यहाँ पर क्या कर रहा है? बोलते हुए वो पूर्वांश को देख रही थी। इधर पूर्वांश माधुरी को देखकर बोला, जो भी करना है वो जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। माधुरी धीरे से बोली, जी सरकार। पर्व बेटा, आपके सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं, आप केक कट करो। ओके। पर्व ने एक नज़र माधुरी को देखा और वो चुपचाप टेबल की तरफ चला गया। पर्व ने अपने स्कूल में एक स्पीच कंपटीशन जीता था, जिसके लिए वो यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहा था। यहाँ पर उसके टीचर्स आए हुए थे, साथ ही उसके क्लास के भी कई बच्चे आए थे। पर्व खुश था, पर वो पूर्वांश के सामने अच्छे से मुस्कुरा नहीं सकता था। उसे डर लगता था कि पता नहीं पूर्वांश क्या कर बैठे। पूर्वांश एक तरफ खड़ा बोरियत भरे लहजे से पर्व को देख रहा था। पर्व टेबल के सामने खड़ा था। उसने एक बार पूर्वांश को देखा और फिर उसने पूर्वांश को देखते हुए ही केक कट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। पर्व ने ध्यान नहीं दिया कि उसका हाथ गलती से टेबल पर लगा और ऐसे लगा कि केक सीधे जमीन पर गिर गया और उसके केक का कुछ हिस्सा पूर्वांश के पैर पर भी गिर गया था। उसके जूते गंदे हो चुके थे। ये देखते ही आयना एकदम से खड़ी हो गई। इधर पूर्वांश बिना किसी भाव से अपने जूते की तरफ देख रहा था। वही पर्व डर के मारे पीछे हट गया। एपिसोड 8 5 स्टार होटल में आयना अपनी टेबल पर खड़ी चुपचाप पूर्वांश को देख रही थी। कहीं ना कहीं उसे अंदाजा था कि पूर्वांश कैसे रिएक्ट करेगा, और हुआ भी वही। पूर्वांश ने अपनी बेहद डार्क नजरों से पर्व को देखा। उसके ऐसे देखते ही पर्व सीधे जाकर के माधुरी के पीछे छुप गया। माधुरी धीरे से बोली, सरकार। एक बार पूर्वांश बीच में बोला, चुप, बिल्कुल चुप। ये सुनते ही माधुरी ने अपना मुंह बंद कर लिया और उसने सर झुका लिया। इधर पर्व ने कसकर माधुरी के कपड़े को अपनी मुट्ठी में भर लिया था। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ये दूसरी बार था जब वो पूर्वांश को ऐसे देख रहा था। जब उसने पहली बार देखा था, उसके बाद से उसने पूर्वांश के सामने आना बंद ही कर दिया था और अब पता नहीं वो क्या करेगा। पूर्वांश चिल्लाकर बोला, अभी के अभी मेरे सामने आओ। बोलते हुए वो माधुरी के पीछे छुपे हुए पर्व को घूर रहा था। माधुरी कुछ नहीं कर सकती थी, ये बात वो जानती थी। उसने पर्व का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने कर दिया, क्योंकि अगर पूर्वांश की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना था और यहाँ पर कुछ बड़ा हो जाता, जो माधुरी नहीं चाहती थी। पूर्वांश उसे घूरते हुए बोला, जब गलती करके कोई चीज बिखेरी जाती है ना खराब की जाती है तो उसे साफ किया जाता है, सिखाया नहीं गया स्कूल में। पर्व बिना कुछ बोले सर झुकाए खड़ा था। पूर्वांश चिल्लाकर बोला, टिश्यू पेपर उठाओ और साफ करो। ये सुनते ही वहां जितने लोग मौजूद थे सभी लोग आपस में बातें करने लगे, कैसा बाप है ये, जो अपने बेटे से ये करवाना चाहता है, वो भी सबके सामने उसके इतने खास दिन पर। पर्व बिना कुछ बोले हल्का सा आगे बढ़ा और उसने टिश्यू पेपर उठा लिया। माधुरी धीरे से बोली, सरकार। बोलते हुए उसने जैसे ही पूर्वांश को देखा, उसने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि पूर्वांश इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। इधर पर्व टिश्यू पेपर लेकर झुकने ही वाला था, तभी एक आवाज आई, गलती से भी नीचे झुकने के बारे में मत सोचना। उधर माधुरी भी हैरानी से आयना को देख रही थी। आयना धीरे से बोली, ब्लडी हेल, ये इंसान बाप बनने के भी लायक नहीं है। बोलकर वो एकदम आगे आई। उसने पूर्वांश का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और अगले ही पल वहां पर एक थप्पड़ की आवाज गूंज गई। पूर्वांश का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। आयना उसे अपनी स्टील ब्लू आंखों से घूर रही थी। वहां बिल्कुल शांति छा गई। वहां खड़े सभी लोग हैरानी से इस थप्पड़ वाले तमाशे को देखने लगे और मन ही मन पूर्वांश को धिक्कारने लगे, लेकिन कोई भी मुंह से कुछ बोल नहीं रहा था। वही विप्लव हैरानी से आयना को देख रहा था। वो धीरे से बोला, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या कम थी जो आपने और प्रॉब्लम अपने तरफ लेना शुरू कर दिया? आयना पूर्वांश का कॉलर पकड़कर बोली, समझते क्या हो तुम खुद को? जब बच्चा संभाल नहीं जाता तो बच्चा पैदा क्यों करते हो? समझ में नहीं आता क्या कर रहे हो तुम? आई कैन ट बिलीव कि ये बच्चा तुम्हारा है। कितना डरा हुआ है, ये देख नहीं रहा तुम्हें? पूर्वांश उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जो कि आयना पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी। इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। आयना चिल्लाकर बोली, जवाब दो। तुम्हें
वो बोल ही रही थी कि तभी पूर्वांश ने एकदम से आयना की कलाई पकड़ ली। आयना की नज़र एक बार पूर्वांश के हाथ की तरफ गई और उसने वापस उसके चेहरे की तरफ देखा। पूर्वांश बिना कुछ बोले आयना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से सीधे दूसरी तरफ ले गया। विप्लव हैरानी से बोला, ये आयना मैडम को कहाँ लेकर जा रहा है? बोलकर वो तुरंत उस डायरेक्शन में गया। अचानक विप्लव किसी से टकरा गया। वो जल्दी से बोला, सॉरी मैं जल्दी में हूँ। बोलकर उसने सामने देखा तो अब उसे पूर्वांश और आयना कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इधर माधुरी पर्व के सामने घुटनों के बल बैठकर बोली, बेटा तुम ठीक हो ना? पर्व धीरे से बोला, माधुरी आंटी सॉरी मैं बस पापा का रिएक्शन देख रहा था, पर गलती से केक गिर गया, आई विल क्लीन। माधुरी बीच में बोली, नहीं ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलकर उसने पर्व को अपने सीने से लगा लिया। पर्व धीरे से बोला, आयना आंटी पापा आयना आंटी को डांटेंगे ना? माधुरी कुछ पल रुक कर बोली, आयना आंटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखा तुमने उन्होंने कैसे पापा को चुप कराया। माधुरी की ये बात सुनते ही अनजाने में पर्व के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो धीरे से बोला, आयना आंटी इस सुपर आंटी। उसकी इस बात पर माधुरी हल्का सा हंस दी। इधर पूर्वांश आयना को खींचते हुए सीधे उस 5 स्टार होटल के एक कॉरिडोर में लेकर गया जहां बिल्कुल शांति थी। पूर्वांश ने गुस्से में आयना को सीधे दीवार से लगाया। उसने इतनी जोर से धक्का दिया था कि आयना की पीठ पर एक जोर का दर्द महसूस हुआ। उसने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोली, व्हाट द हेल। तभी पूर्वांश एकदम से उसका गला पकड़कर बोला, एग्जैक्टली व्हाट द हेल। ये सुनते ही आयना ने एकदम से अपनी आंखें खोली। इस वक्त पूर्वांश की आवाज ऐसी थी कि कोई भी उसकी आवाज सुनकर डर जाए, तो आयना भी कुछ अलग नहीं थी। उसने थप्पड़ मार दिया था, उसने सब कुछ कर दिया था, लेकिन अब उसे डर लग रहा था। वो इस वक्त पूर्वांश के साथ अकेली थी, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। आयना अपनी स्टील ब्लू आंखों से पूर्वांश की चॉकलेट आइस में देख रही थी, जिनमें इस वक्त खून उतरा हुआ था। पूर्वांश आयना के गले पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तुम्हारी औकात है मुझे छूने की? ये सुनते ही आयना की आंखें एकदम से फैल गई। पूर्वांश उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, तुम्हारी औकात है मुझे छूने की? जो तुमने मुझे छुआ, मुझे थप्पड़ मारा, वो भी इतने लोगों के सामने। कौन हो तुम? औकात क्या है तुम्हारी? बोलते हुए वो लगातार आयना के गले पर अपनी पकड़ मजबूत किया जा रहा था। धीरे धीरे आयना को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, लेकिन पूर्वांश उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो धीमी सी आवाज में बोली, छोड़ो मुझे। बोलते हुए उसने पूर्वांश को धक्का देने की कोशिश की, पर पूर्वांश उसके धक्का देने पर हिल तक नहीं रहा था। वो आयना के लाल होते हुए चेहरे को देख रहा था और लगातार उसके गले को दबाते जा रहा था। धीरे धीरे आयना को सांस लेने में और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी और अब धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। पूर्वांश ने झटके से उसका गला छोड़ा और 2 कदम पीछे हट गया। आयना खांसते हुए नीचे बैठ गई। उसने अपने गले पर हाथ रखा और वो जोर जोर से खांसने लगे। पूर्वांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसने आयना के बालों को कसकर मुट्ठी में भरते हुए उसे जबरदस्ती खड़ा किया। आयना की लाल आंखें सीधे पूर्वांश की आंखों से जा मिला। पूर्वांश सार्कास्टिकली बोला, व्हाट हैपेंड? अब नहीं चला गया। आयना अभी भी लंबी सांस ले रही थी। वो इस वक्त बोलने की हालत में नहीं थी, पर फिर भी उसने पूर्वांश को धक्का दिया और फिर उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। पूर्वांश ने एकदम से उसकी कलाई पकड़ी और उसे मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और अगले पल उसने आयना को घुमाया। आयना का फ्रंट अब दीवार से लगा हुआ था, उसकी पीठ पूर्वांश के सीने से लगी हुई थी। आयना धीरे से बोली, लीव मी राइट नाउ। उसकी बात सुन पूर्वांश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। वो वैसे ही आयना के ऊपर हल्का सा झुका और पीछे से ही उसके कान के पास कुछ पल ठहर कर बोला, चांद सा चेहरा है तुम्हारा। राइट, लाल हो चुका है, पर क्या होगा इस चांद के चेहरे पर? मैं भी अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दूं, जैसे तुमने छोड़ने की कोशिश की मेरी रेपुटेशन पर। बोलते हुए पूर्वांश ने आयना की जो कलाई पकड़ी थी, उसकी कलाई को छोड़ते हुए धीरे धीरे उसकी उंगलियों को जोर से दबा रहा था, जिस वजह से आयना को और भी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रही थी। पूर्वांश जैसे इंसान के सामने वो अपना दर्द दिखाने वालों में से नहीं थी और वो नहीं दिखाने वाली थी। आयना छूटने की कोशिश करते हुए बोली, लिसन मिस्टर रईसजादे, अभी के अभी छोड़ो मुझे, वरना। तभी पूर्वांश ने एकदम से उसे अपनी तरफ घूम लिया। आयना दीवार से टिकी हुई उसे घूरने लगी। उन दोनों की हाइट में अच्छा खासा डिफरेंट था। पूर्वांश ने सर झुकाकर अपना फोरहेड सीधे दीवार पर टिका लिया, पर फोरहेड आयना के सर के ऊपर दीवार से टिका हुआ था।
उन दोनों की सांसें आपस में मिल रही थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में बेहद नफरत से घूर रहे थे। शायद मौका मिलता तो एक दूसरे को खत्म कर देते। पूर्वांश आयना की आंखों में देखते हुए बोला, यू नो वॉट, तुम्हारे जैसी फूल वुमेन एक बार मेरे सामने आई, बर्दाश्त कर लिया मैंने, 2 बार आई बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तीसरी बार आकर तुमने हद पार की है। एक्चुअली आई लाइक योर फेस, इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव, पर शक्ल का क्या है, फिल्थी तो तुम अभी भी हो। आयना हैरानी से बोली, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? अभी के अभी मुझे छोड़ो और अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। पूर्वांश कुछ पल रुककर बोला, पुलिस को कॉल? ठीक है, बोलकर उसने आयना को छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया। आयना ने जल्दी से अपने हाथ को देखा, जो कि पूरी तरीके से लाल हो चुका था। उसके कलाई से लेकर के उसकी उंगलियां, हथेली, सब कुछ लाल पड़ चुकी थी, वो भी पूर्वांश के जबरदस्ती के चक्कर में। तभी पूर्वांश चुटकी बजाकर बोला, कॉल मून फेस, कॉल करने वाली थी ना तुम? आई एम वेटिंग जल्दी। ये सुनते ही आयना ने एकदम से पूर्वांश को देखा। अचानक उसे रियलाइज हुआ कि उसका फोन तो उसके पास था ही नहीं। वो गहरी सांस लेकर बोली, कंप्लेंट मैं करूंगी तुम्हारी, जो भी हो तुम, आई डोंट केयर। बोलकर वो पूर्वांश के एक तरफ से होकर वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गई। तभी पूर्वांश ने फिर से आयना का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। आयना सीधे दीवार से टकराए और एक बार फिर उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीठ पर बहुत जोर की लग गई थी। आयना चिल्लाकर बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? एक तो अपने बच्चे को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हो, जब कोई तुम्हें आईना दिखाए तो फिर तुमसे वो बर्दाश्त भी नहीं होता। पूर्वांश एकदम से उसके जबड़े को पकड़कर बोला, और किसने बोला तुम्हें मुझे आईना दिखाने के लिए? आयना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मिस आयना कपूर ने, याद रखो मेरा नाम कभी भूल नहीं पाओगे और ये थप्पड़ भी कभी नहीं भूलोगे। मुझे कोई पछतावा नहीं है तुम्हें आईना दिखाने का, यू डिजर्व इट, जो भी तुम्हारा नाम है। पूर्वांश ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और वो 2 कदम पीछे हट गया। आयना उसके रिएक्शन का इंतजार कर रही थी कि पूर्वांश ने अचानक से अपना हाथ उठाया। आयना ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली कि उसे लगा कि कहीं पूर्वांश उसे थप्पड़ मारने वाला है, पर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा ही नहीं। आयना ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने पूर्वांश को देखा, जो बेहद अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसका हाथ आयना के चेहरे के एक तरफ दीवार पर लगा हुआ था। आयना सवालिया नजर से उसे देखने लगी। पूर्वांश कुछ पल रुककर बोला, व्हाट डू यू थिंक पूर्वांश सरकार, तुम्हारे जैसी फिल्थी वुमन को हाथ उठाकर भी छुएगा? नेवर। और पूर्वांश ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और बेहद धीमी सी आवाज में बोला, यू नो व्हाट मून फेस, पूर्वांश सरकार तुम्हें बताएगा कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या की। बोलकर उसने आई विंक की और आयना को छोड़कर वहां से आगे बढ़ गया। आयना अभी भी अपनी जगह पर खड़ी पूर्वांश को जाते हुए देख रही थी। कहानी शुरू हुई थी नफरत से और शायद जुड़ने वाला था इसमें बदला। एक अंश भी है और एक जज्बात भी है, दोनों अनजान है शायद उस जज्बात से। अभी तो बस शुरुआत है, जाने क्या मोड़ लेकर आएगी, मोहब्बत या नफरत, और जाने क्या मोड़ लेकर आएगी इन जज्बातों की फितरत। एपिसोड 9, रात का वक्त। पूर्वांश के जाने के बाद आयना खुद को संभालते हुए वापस उसी जगह पर आ चुकी थी जहां पर पर्व और माधुरी थे। अब तक वहां से सभी लोग जा चुके थे। माधुरी ने सबको भेज दिया था, ऑलरेडी इतना बड़ा ड्रामा हो चुका था अब, और ड्रामा वो खुद नहीं चाहती थी। आयना पर्व के पास आकर बोली, आप ठीक हो ना बेटा? बोलते हुए वो अपने घुटनों के बल बैठ गई। पर्व उसे देखते हुए बोला, आयना आंटी थैंक यू आने के लिए। आयना मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आज क्या है? पर्व जल्दी से बोला, स्टेज स्पीच कंपटीशन में मैं फर्स्ट आया था, आपको पता है टीचर्स ने ना मेरी बहुत सारी तारीफ की, स्पेशली दुबे सर ने। आयना खड़ी होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पर्व फर्स्ट आया, हाय मेरा पर्व कितना अच्छा बोलता है ना, कि सबने उसकी तारीफ की। पर्व धीरे से बोला, आप खुश हो? मैंने सच में कुछ अचीव किया है। आयना उसे देखते हुए बोली, ऑफ कोर्स आपने अचीव किया है। और वो बोल ही रही थी कि तभी विप्लव वहां पर आकर बोला, मैडम आप कहाँ चली गई थी? आपको पता मैं आपको कब से। बोलते हुए वो एकदम से रुका। उसकी नज़र आयना के गले की तरफ चली गई जहां पर लाल निशान थे। आयना ने अपने बाल आगे कर रखे थे, लेकिन विप्लव की नज़र में वो दिख चुका था। आयना ने विप्लव को आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया। वो पर्व को देखकर बोली, आपको क्या खाना है? उसका सवाल सुन पर्व ने एकदम से माधुरी को देखा। माधुरी कुछ पल रुक कर बोली, मिस कपूर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे कुछ खिला दूंगी। आयना उसे देखकर बोली, डोंट वरी माधुरी जी, मैं हूं ना।
पर्व हम दोनों आइसक्रीम खाएंगे, आप चलो मेरे साथ। बोलकर उसने पर्व का हाथ पकड़ा और उसे लेकर के तुरंत बाहर चली गई। माधुरी बस उन दोनों को जाते हुए देखती रह गई। विप्लव माधुरी को देखते हुए बोला, ये कैसा बाप है, मतलब पर्व का अपने बेटे के साथ कोई ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है। मैं खुद देखा था कि वो क्या कर रहा था। माधुरी गहरी सांस लेकर बोली, मैं कैसे बताऊं कि कैसे हैं वो। पर्व को कभी भी अपने बेटे के तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, माफ करिएगा लेकिन अपने घर की वजह नहीं बता सकती मैं। विप्लव कुछ पर रुककर बोला, डोंट वरी माधुरी जी, कोई बात नहीं। बोलकर वो भी वहां से चला गया। इधर आयना पर्व को 5 स्टार होटल से बाहर ले आई थी। वहीं पास में एक आइसक्रीम पार्लर था और वो उसे वहां ले गई थी। आयना मेनू चेक करते हुए बोली, वैसे मुझे तो ब्लूबेरी फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है और मैंगो। आपको? पर्व जल्दी से बोला, ब्लूबेरी मुझे भी पसंद है। आयना हैरानी से बोली, माय गॉड बच्चे, आयना आंटी और पर्व की पसंद बिल्कुल सेम है। आयना ने अपने और पर्व के लिए ब्लूबेरी की आइसक्रीम ऑर्डर कर दी थी। जब तक विप्लव और माधुरी वहां पर पहुंचे तब तक वो दोनों आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। आयना खुद खा रही थी और पर्व को खिला भी रही थी। पर्व जो अभी तक डरा हुआ था, अपसेट था, वो सब कुछ कहीं गायब हो चुका था। वो बस आयना के साथ खुशी से अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था और अपने कंपटीशन की सारी डिटेल्स उसे दे रहा था। विप्लव आयना को देखते हुए मन में बोला, आई नो कि आप उसे बच्चों से इतना क्लोज क्यों हो रही है। अपने बच्चों की याद आ रही है आपको, जानता हूं मैं। हर बच्चे में अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती हो आप। इधर माधुरी उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वो मन में बोली, काश पर्व की जिंदगी में आप होती मिस कपूर, उसकी माँ बनकर। करीब आधे घंटे बाद माधुरी के फोन पर मल्हार का एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि जल्दी से पर्व को लेकर के आप घर पर पहुंच जाएं माधुरी जी, अगर सरकार को पता चला तो वो गुस्से में पता नहीं क्या करेंगे। माधुरी आयना और पर्व के पास जाकर बोली, पर्व बेटा अब घर चलना है हमें। ये सुनते ही पर्व का चेहरा एकदम से मायूस हो गया। वो माधुरी को देखकर लाचारी से बोला, आंटी थोड़ी देर और प्लीज। माधुरी कुछ पल रुक कर बोली, बेटा हम नहीं रुक सकते, अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे ना। आयना पर्व को देखते हुए बोली, बेटा हम फिर मिलेंगे ओके, आप मेरा नंबर रखो, मतलब माधुरी आंटी के पास नंबर रहेगा और आप जब चाहे उन्हें बोल देना, वो मुझे कॉल कर देंगी, फिर हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे, ओके। पर्व एकदम से मुस्कुरा कर बोला, ओके आंटी। आयना ने माधुरी को अपना फोन नंबर दे दिया। उसके बाद माधुरी पर्व को लेकर उस आइसक्रीम पार्लर से निकलने लगी। दरवाजे तक पहुंचते ही पर्व ने एक बार मुड़कर आयना को देखा, जो खुद मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वो चिल्लाकर बोला, गुड नाइट आंटी। आयना मुस्कुराकर बोली, गुड नाइट। फिर माधुरी पर्व को लेकर वहां से निकल गई। विप्लव आयना के पास आकर बोला, अपने आप को संभालिए मैडम, मुझे पता है कि आप क्या फील कर रही हो। आयना उसे देखकर बोली, इमोशनल फूल हूं मैं, जानती हूँ, पर इतनी भी नहीं हूँ कि हर बच्चे में अपना बच्चा ढूंढने की कोशिश करूँ, नहीं करूँगी मैं। जानती हूँ कि मेरा बच्चा जिंदा है, कहाँ है मुझे नहीं पता, उसे ढूंढने के लिए वापस आई हूँ मैं। रिवाज मुझे बात नहीं रहा है, धोखेबाज कहीं का। विप्लव अचानक से बोला, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके गले पर ये निशान कैसा। आयना उसे देखकर बोली, उस पूर्वांश सरकार का काम है, जान से मारने की कोशिश कर रहा था वो मुझे। बोलकर वो गुस्से में आइसक्रीम पार्लर से निकल गई। विप्लव खुद से बोला, जान से मारने की कोशिश, इस पर तो पुलिस केस बनता है। आयना पूरे रास्ते विप्लव को इग्नोर कर रही थी। उसका दिमाग एक बार फिर से खराब हो चुका था। उसे पूर्वांश पर गुस्सा आ रहा था, उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, लेकिन खराब किस्मत, पूर्वांश उसके सामने था नहीं। अपने अपार्टमेंट पहुंचते ही आयना सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी विप्लव उसका हाथ पकड़कर बोला, मैडम मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, पूरी बात क्यों नहीं बता रही आप। आयना उसे देखकर बोली, क्योंकि मुझे नहीं बताना, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। क्या जानना चाहते हो तुम? मुझे खुद को कुछ नहीं पता। आई वॉन्ट टू नो हु द हेल इज दिस पूर्वांश सरकार। और तुम्हें पता है मेरा सबसे बड़ा डर, मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे वो नाम जाना पहचाना लग रहा है। डर लगता है मुझे जानी पहचानी चीजों से। आई एम नॉट फीलिंग गुड। उसकी बात सुन विप्लव ने एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया। इधर आयना लंबी गहरी सांस से ले रही थी। कुछ भी जाना पहचाना लगा, मतलब अतीत की यादें, और अतीत से उसे कुछ भी अपने पास नहीं चाहिए था। रिवाज बिरला था, अब उसे और नहीं चाहिए था कुछ भी।
एक्सेप्ट अपने बच्चों के। विप्लव कुछ बोलने को हुआ कि तभी आईना उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में चली गई और उसने बस जोर से दरवाजा बंद कर दिया। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, पूर्वांश सरकार, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये है कौन। अगला दिन, बिरला हाउस। रिवाज इस वक्त हाल में खड़ा गुस्से में मोहिनी को देख रहा था। वो चिल्लाकर बोला, आपने ऐसा कैसे होने दिया? कितनी मुश्किल से मैं उसे वापस इंडिया लेकर आया हूँ। क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है मुझे? और ये सब कुछ क्यों किया आपने ये सब? मोहिनी उसे गुस्से में जवाब देते हुए बोली, तो क्या चाहते हो तुम रिवाज? मैं उस लड़की को यहाँ पर रहने दूँ? बिल्कुल नहीं, वो लड़की इस घर के लायक नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ। रिवाज चिल्लाकर बोला, मॉम अच्छा कुछ नहीं है, कैसे हो सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड इट। मोहिनी कुछ पल रुक कर बोली, मैंने प्लानिंग की थी। ये सुनते ही रिवाज हैरानी से उसे देखने लगा। मोहिनी कुछ पल रुक कर बोली, मैंने पहले कहा था कि उसे खाना खाना है तो वो खुद बना ले, तो वो किचन में जाने वाली थी, इसलिए मैंने ही ये सब कुछ किया था। वो अंदर जाएगी तो आग लगने की, और मैंने उसे निकाल दिया। रिवाज कुछ पल रुक कर बोला, आर यू सीरियस? मोहिनी उसे देखते हुए बोली, आई एम वेरी मच सीरियस रिवाज। प्रियंका तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। आईना मेरे लिए कभी परफेक्ट नहीं थी, वो मेरी पहली पसंद कभी नहीं थी। वो अभिषेक को पसंद आई। मुझे नहीं पता कि उस लड़की में उन्हें पसंद क्या आया था। किसी लायक नहीं है वो। रिवाज चिल्लाकर बोला, मुझे नहीं पता मॉम, वो किस लायक है और किसी लायक नहीं। बात बस इतनी है, आई लव हर। प्यार करता हूँ मैं उससे, बहुत कुछ किया है मैंने और फिर से करूँगा। मैं उसे वापस इस घर में लेकर आऊँगा। बोलकर वो गुस्से में वहाँ से निकल गया। जाते वक्त उसने प्रियंका को भी नजरअंदाज कर दिया था, जो कि वही दरवाजे पर खड़ी थी। रिवाज की बातें प्रियंका के दिमाग में घूम रही थी। तभी मोहिनी उसे देखकर बोली, प्रियंका बेटा, ध्यान मत दो उसकी बातों पर, बस फितूर है। प्रियंका उसे देखकर बोली, अभी तक तो नहीं उतरा ना आंटी। 5 साल से उसके फितूर उतरने का इंतजार कर रही हूँ, उसके साथ अपनी शादी का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कब तक इंतजार करना होगा मुझे? प्रियंका के सवाल सुन मोहिनी चुप हो चुकी थी। मोहिनी को खुद नहीं पता था कि आखिर रिवाज के सर से आईना का भूत कब उतरेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही रिएक्ट कर रहा था जैसा उसने 5 साल पहले रिएक्ट किया था, जब आईना रातों रात गायब हो गई थी। मोहिनी को शांत देखकर प्रियंका खुद वहां से निकल गई। बाहर आते ही वो सीधे अपनी गाड़ी के पास गई। अपनी गाड़ी के पास पहुंचते ही उसने किसी को कॉल किया और ऑन कॉल बोली, आईना कपूर, इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो निकालो, सब कुछ चाहिए मुझे। बोलते हुए वो अपनी गाड़ी में बैठी और तुरंत वहां से निकल गई। वहीं सरकार हाउस में पूर्वांश आराम से अपनी स्टडी रूम में चेयर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक रूबिक क्यूब था और उसका सारा ध्यान इस वक्त उस रूबिक क्यूब पर था। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला और मल्हार एक फाइल लेकर अंदर आया। मल्हार पूर्वांश को देखते हुए बोला, सरकार, आईना कपूर की सारी डिटेल्स मिल चुकी है। पूर्वांश ने एक नज़र उसे देखा और वो वापस अपने रूबिक क्यूब पर ध्यान देने लगा। मल्हार वो फाइल टेबल पर रखकर बोला, सरकार, आप आईना कपूर को जानते हो? ये सुनते ही पूर्वांश, जिनकी उंगलियां रूबिक क्यूब पर हरकत कर रही थी, वो एकदम से रुक गई। उसने बिना कुछ बोले मल्हार की तरफ देखा। तभी मल्हार फिर से बोला, सरकार, वो आईना कपूर ऑलमोस्ट 6 साल पहले हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल में ही काम करने आई थी एज ए इंटर्न। कॉलेज से 10 लोग सेलेक्ट किए गए थे और वो मेडिकल कॉलेज था। उन 10 में से एक आईना कपूर ही थी। पूर्वांश ने बिना कुछ बोले रूबिक क्यूब साइड में रख दी। उसने फाइल खोला और फाइल खोलते ही उसकी नज़र सीधे फ्रंट पेज पर एक फोटो पर चली गई। वो आईना की फोटो थी, करीब 6 साल पुरानी फोटो। पूर्वांश गौर से उस फोटो को देखने लगा। बालों का पोनीटेल बनाया, आंखों पर चश्मा लगाए, विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी फिल्टर, व्हाइट लैब कोट, हाथ पर मास्क और सिंपल से जीन्स टॉप में वो आईना थी। आज की आईना और उस आईना में जमीन से आसमान का फर्क था। पूर्वांश धीरे से बोला, आईना कपूर। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। कुछ पल आईना की उस तस्वीर को देखने के बाद उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। पहले बर्बाद किया, फिर संभलना। अब संभलने के बाद एक बार फिर से नई बर्बादी होने वाली है। कहानी शुरू ही अधूरी हुई थी और इस बार एक बार फिर से एक अधूरी शुरुआत होने वाली है। एपिसोड 10। आईना इस वक्त अपने अपार्टमेंट में वकील के साथ बैठी हुई थी। वो वकील आईना को देखकर बोला, मिस कपूर, डोंट वरी, आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। जब आप दोनों 5 साल से अलग थे तो
फिर ये पूरी तरीके से इनवैलिड है और बाकी जो पेपर वर्क है वो मैं देख लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आयना राहत की सांस लेकर बोली, ओके थैंक यू। बस अब कोई प्रॉब्लम ना हो और कुछ ऐसा करना कि कोर्ट से रिवाज बिरला को रिस्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिल जाए ताकि वो मेरे घर के आसपास भी ना भटके, मुझे वो इंसान नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। वकील हल्का सा मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी मिस कपूर, कल तक ऑर्डर्स मिल जाएंगे और पेपर वर्क में देख लेता हूँ। हाँ कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, इसलिए 2 दिन तक थोड़ा काम रुक जाएगा, बट रिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पहले आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद वकील वहां से जा चुका था और अब आयना काफी ज्यादा रिलैक्स थी क्योंकि उसका आधे से ज्यादा काम खत्म हो चुका था। आयना सीधे अपने बेडरूम में पहुंची और उसने अपने बैग में से अपनी वही सोनोग्राफी निकाली और उसे लेकर बेड पर बैठ गई। वो खुद से बोली, कहाँ से शुरुआत करूं? रिवाज से उम्मीद नहीं है, हॉस्पिटल से शुरू करूं क्या? हो सकता है कि अस्पताल से कुछ ऐसा पता चल जाए, इसके बाद मैं तुम तक पहुंच जाऊं। वो यही सारी चीज सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजा। आयना ने देखा कि उसे विप्लव कॉल कर रहा था। उसके कॉल पिक करते ही दूसरे तरफ से विप्लव बोला, मैडम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आयना धीरे से बोली, प्रॉब्लम क्या हुआ? विप्लव जल्दी से बोला, मुंबई में हमारी जो आयना ब्यूटी की ब्रांच खुलने वाली थी, वो लैंड कर तक तो सब कुछ परफेक्ट था। आज पता चल रहा है कि वहां पर हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल की ब्रांच खुलेगी। ऐसा नहीं हो सकता मैडम, मैंने सब कुछ चेक किया था, पर पता नहीं आज ये सब कुछ कैसे हो रहा है। आयना हैरानी से बोली, हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल, ये नाम लेते हुए उसके दिमाग में कई यादें एक साथ दस्तक दे बैठी। इंटर्नशिप, उसका पहला लैब, उसका पहला लैब कोट, उसका नाम और बहुत कुछ। तभी विप्लव बोला, आप मेरी बात सुन रहे हो? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप एक बार प्लीज यहाँ पर आ जाओ प्लीज। आयना जल्दी से बोली, आई एम कमिंग। बोलकर उसने कॉल कट किया और वो तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद आयना उसी जगह पर थी जहां पर उसका आयना ब्यूटी खुलने वाला था। वहां पर और भी कई सारे लोग थे। एक तरफ विप्लव खड़ा था और वो किसी से बहस कर रहा था। आयना सीधे उसके पास जाकर बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? विप्लव उसे देखकर बोला, मैडम, ये लोग हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल से हैं। मैंने इन्हें पेपर्स दिखाए तो ये कह रहे कि पेपर्स भी रियल नहीं है, लैंड खरीदा गया है, वी पेड फॉर इट। आयना सीधे उस दूसरे आदमी को देखकर बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? वो आदमी बिना किसी भाव के बोला, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लैंड और ये जगह पूरी तरीके से हमारी हो चुकी है। मैं मल्हार, मिस्टर पूर्वांश सरकार का असिस्टेंट। आयना धीरे से बोली, पूर्वांश सरकार। बोलते हुए उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। तभी मल्हार फिर से बोला, अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल्स जाकर के बाकायदा सरकार से बात कर सकती हैं। आई होप कि वो आपकी बात सुन ले। विप्लव आयना को देखकर बोला, आप नहीं जाओगी? आयना उसे देखकर बोली, मैं जरूर जाऊंगी विप्लव, अपने काम के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तुम यहाँ पर थोड़ी चीज हैंडल करो, आज उस सरकार का हिसाब मैं करके आती हूँ। बोलकर वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। इधर मल्हार ने जैसे ही उसे जाते देखा, उसने अपने फोन से किसी को मैसेज किया और वापस विप्लव को अपनी बातों में उलझा लिया। करीब 1 घंटे बाद आयना हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल्स की बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर थी। वो तुरंत गाड़ी से उतर गई और गौर से उस बिल्डिंग को देखने लगी। ये वो बिल्डिंग नहीं थी जहां वो 6 साल पहले आई थी, वो दूसरी बिल्डिंग हुआ करती थी जो शायद अब नहीं रही थी। आयना खुद से बोली, कभी नहीं सोचा था कि यहाँ वापस आना पड़ेगा, कभी नहीं सोचा था कि इस नाम को वापस अपनी जिंदगी में आते देखना पड़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? नहीं चाहिए मुझे अतीत की कोई याद। आयना ने खुद को कंट्रोल किया और फिर वो सीधे अंदर बढ़ गई। अंदर आते ही उसकी नज़र एक बार चारों तरफ घूमी। वो इंटीरियर बहुत सिमिलर था। ये सब उसके दिमाग में बुरी तरीके से घूम रहे थे। ना चाहते में भी उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। उसे बहुत नर्वसनेस और पैनिक वाली फीलिंग आ रही थी। आयना रिसेप्शन पर जाकर बोली, आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर पूर्वांश सरकार, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर बोली, यू आर आयना कपूर, राइट? आयना गहरी सांस लेकर बोली, यस। कहाँ पर है मिस्टर सरकार? रिसेप्शनिस्ट रोक कर बोली, मैडम आप ऐसे नहीं मिल सकती, अगर अपॉइंटमेंट होगा तो मिल सकती है। और आयना बीच में बोली, लिसन, तुम मुझे जाने दोगी या मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूं? उसकी बात सुन रिसेप्शनिस्ट सवालिया नज़र से उसे देखने लगी। वो कुछ कह पाती तभी आयना धीरे से बोली, पागल। बोलकर वो सीधे लिफ्ट की तरफ चली गई। रिसेप्शनिस्ट चिल्लाकर बोली, हेलो मैडम, आप ऐसे नहीं जा सकती। बोलते हुए वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी। तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और आयना ऊपर चली गई।
थोड़ी देर बाद आयना 15th फ्लोर पर थी। ये उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर था। आयना लिफ्ट से बाहर आकर बोली, यहाँ तो आ गई, पर ये पूर्वांश सरकार का केबिन कहाँ पर है? बोलते हुए वो आगे बढ़ रही थी, तभी उसकी नज़र एक जगह जाकर रुक गई। एक बड़ा सा दरवाजा था जिसके ऊपर पूर्वांश सरकार का बोर्ड लगा हुआ था। वो देखते ही आयना को कुछ याद आ गया। फ्लैशबैक। आज हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल्स में आयना का पहला दिन था। आयना मेडिकल स्टूडेंट थी। उसने स्पेशली मेडिसिन को लेकर पढ़ाई की थी और वो इलाज करने की नहीं, मेडिसिन बनाने के लिए। उसे एज अ इंटर्न इतने बड़े फार्मास्यूटिकल में जॉब मिली थी। उसकी लाइफ की ड्रीम जॉब थी ये। आयना अपना वाइट लैब कोट पहने ऐसे ही वहां घूम रही थी, सब कुछ देख रही थी। तभी एक लड़का उसके पास आकर बोला, हेलो मिस कपूर। आयना उसे देखकर बोली, वेद, डोंट बी फॉर्मल। ओके। वेद मुस्कुराते हुए बोला, थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ता है। वैसे यहाँ क्यों घूम रही हो तुम? आयना मुस्कुराते हुए बोली, बस ऐसे ही, पहली बार आई हूँ और पहला दिन है इसलिए। वेद बीच में बोला, इसीलिए काम पर ध्यान दो। अगर यहाँ के ओनर ने तुम्हें ऐसे घूमते देख लिया ना, तो अगले 1 घंटे के अंदर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। आयना हैरानी से बोली, क्यों? मतलब ठीक है ना, मैं काम कर रही हूँ, क्या करना है? वेद कुछ पल रुककर बोला, चलो मैं तुम्हें लैब दिखाता हूँ, काम वहाँ से शुरू होगा। बोलकर वो एक तरफ बढ़ गया। आयना उसके पीछे जाने लगी। चलते हुए उसकी नज़र अचानक एक दरवाजे की तरफ गई जिसके ऊपर बोर्ड लगा था, पूर्वांश सरकार। ये देखते ही वो धीरे से बोली, तो ये ओनर का नाम है। बोलकर वो वेद के साथ आगे चली गई। ठीक उसी वक्त केबिन का दरवाजा खुला और पूर्वांश बाहर आया। पूर्वांश की नजरें एक बार वेद के साथ जाती हुई लड़की की तरफ गई। वो धीरे से बोला, न्यू गर्ल, जस्ट होप के काम पर ध्यान दे, न कि सिडक्शन पर। फ्लैशबैक एंड आयना एकदम से होश में आकर बोली, कंट्रोल आयना, कंट्रोल। यहाँ पर आयना ब्यूटी के लिए आई मैं बस, और कुछ नहीं। अपने आप को संभालते हुए आयना सीधे पूर्वांश सरकार के केबिन की तरफ चली गई। वो बिना कोई फॉर्मेलिटी पूरी किए सीधे अंदर आई और चिल्लाकर बोली, मिस्टर पूर्वांश सरकार। बोलते हुए वो सामने देख रही थी, पर उस वक्त केबिन में कोई था ही नहीं। वो खुद से बोली, यहाँ कोई है क्यों नहीं? बोलते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिया। आयना सीधे पूर्वांश की टेबल के पास आकर रुकी। वो गौर से उस टेबल को देख रही थी जिस पर कई सारी बुक्स रखी हुई थी। एक तरफ फाइल पड़ी हुई थी और एक लैपटॉप था जो कि बंद पड़ा था। आयना ने एक बार लैपटॉप ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक उसी वक्त किसी ने उसकी कलाई पकड़कर झटके से उसे घुमाया। आयना की नज़र सीधे पूर्वांश की नज़रों से जा मिली। वो हैरानी से उसे देखने लगी, जो इस वक्त उसके बेहद करीब था। पूर्वांश ने आयना की एक कलाई पकड़ी हुई थी और उसका दूसरा हाथ आयना के बगल में टेबल पर था। आयना हैरानी से बोली, मिस्टर सरकार। पूर्वांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट डू यू थिंक मून फेस, इतनी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर की? बिना किसी की परमिशन के उसके सामान को हाथ नहीं लगाते। व्हाई यू हैव टू एक्ट लाइक ए फिल्थी वुमन एवरी टाइम? आयना हैरानी से बोली, एक्सक्यूज मी, लिसन मिस्टर रईसजादे, अगर एक बार तुमने ऐसा शब्द मुझे बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूर्वांश उसके चेहरे के और पास आकर बोला, रियली? तुमसे बुरा कोई नहीं होगा? हु द हेल आर यू? मेरे केबिन में खड़ी हो, मेरी जमीन पर खड़ी हो और मुझे धमकी दे रही हो? अगर यहीं पर तुम्हारा तमाशा बनाकर रख दूं तो? आयना धीरे से बोली, व्हाट द हेल? मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ और बात करके जाऊंगी, ओके? बोलकर उसने पूर्वांश को धक्का देने की कोशिश की, पर पूर्वांश पीछे हट नहीं रहा था। आयना चिल्लाकर बोली, स्टे अवे फ्रॉम मी। पूर्वांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर अगले ही पल उसने आयना की कलाई छोड़ी और 3 कदम पीछे हट गया। आयना चिल्लाकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें? क्या करना चाहते हो तुम? उस जगह को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो? जो जगह मेरी है, मैंने वो लैंड खरीदा है, ओके? वो बिल्डिंग खरीदी है, तुम बीच में नहीं आ सकते। पूर्वांश अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, तुम मुझसे लीगली बात करने के बजाय मुझसे लड़ने चली आई। बात तो सही है, पैसा आ गया, पर दिमाग भिखारी वाला है। आयना एकदम से उसका कॉलर पकड़कर बोली, लड़ नहीं रही। तभी पूर्वांश ने उसकी दोनों कलाइयां पकड़ते हुए उसकी लोअर बैक से लगा दी। अब उन दोनों का सीना आपस में टकरा रहा था। पूर्वांश ने अपना सर झुकाया हुआ था और वो बिना किसी भाव के आयना को घूर रहा था। आयना को उसकी आंखों की इंटेंसिटी साफ समझ में आ रही थी। वो उससे छूटने की कोशिश कर रही थी और खुद उसकी आंखों में देख रही थी। पूर्वांश धीमी सी आवाज में बोला, एक गलती कर चुकी हो, मेरे गाल को अपने बकवास हाथों से छूकर। अगर और गलतियां करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और बिलीव मी,
तुम धमकी देती हो, लेकिन मैं कर सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ का विलेन बन जाऊंगा और तुम समझ भी नहीं पाओगी कि क्या हो गया। आईना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम ऑलरेडी विलन हो मेरी लाइफ के, नहीं अपने खुद की बेटे के लाइफ के। और जो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा ना, यू डिजर्व इट। एक बार नहीं बार बार बोलूंगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी मारूंगी। आईना कपूर किसी के आगे नहीं झुकती। ये सुनते ही पूर्वांश के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ चुकी थी, जिसे देखते ही आईना की दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर करने लगी थी। शायद उसे कुछ बुरा फील हो रहा था, कुछ अजीब सा जिससे वो दूर भागना चाहती थी। पूर्वांश अचानक से बोला, जिस तरीके से तुम मेरे केबिन में घुसी हो, उस हिसाब से मैं तुम्हें जेल भेज दूं तो कैसा लगेगा मून फेस। आईना कपूर द ओनर ऑफ आईना ब्यूटी। जेल में? सो सब इज्जत जाएगी स्टॉक मार्केट में, पैसे जाएंगे लॉस में। लॉस कैसे झेलोगी मून फेस? एक मिनट, फिर से भीख मांगने पर तो नहीं आओगी? उसकी बातें सुन आईना हैरानी से उसे देखने लगी। वो कुछ कह पाती कि तभी पूर्वांश ने झटके से उसे छोड़ा। आईना सीधे टेबल से टकरा गई। पूर्वांश बिना किसी भाव के बोला, पूर्वांश सरकार का गिरेबान पकड़ना, उसे थप्पड़ मारना, उसे छूना, तुमने वो हर काम किया है जो नहीं करना चाहिए था। सो मून फेस, अपनी जिंदगी में खतरे को तुमने ऐसे इन्वाइट किया है कि जब तक खतरा तुम्हें खुद बर्बाद ना कर दे तब तक जाएगा नहीं। आईना हैरानी से अपनी जगह पर खड़ी उसे देख रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अब वो पूर्वांश सरकार से बचे तो बचे कैसे। जिस हिसाब की बातें वो कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस कहानी तो अभी शुरू हुई थी। शुरुआत ऐसी हुई थी कि शुरुआत में ही दर्द था, पुरानी यादें दस्तक दे रही थी और नई यादें बनने को तैयार थी। वो खेलने वाला था उसकी जिंदगी से, किसी खिलौने की तरह, और वो बिखरने वाली थी उसके हाथों किसी रेत की तरह। थैंक फॉर वॉचिंग एंड